जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इकोनॉमिक्स ये चौथी क्लास है और मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स आप लोग को पहले से काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा। ऐसी उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। रही बात जो प्रॉब्लम्स है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपने ग्रुप्स में बताएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जब आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, ये बहुत जरूरी है। एक मैसेज करने के बाद तुरंत ये मत सोचें कि आपको अगले ही क्षण अगर रिप्लाई नहीं मिला तो मतलब सर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा सा उसमें वेट करने की जरूरत होती है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है। ठीक है, कि मान लीजिए एक साथ कई लोग के मैसेज आ रहे हैं तो वो लाइन बाय लाइन अरेंज होता है और आपको रिप्लाई मिलता है प्रॉपर। तो पहली बात तो ये, आप जिस भी पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं प्री टाइम वाले, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना। दूसरी बात, आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, जो भी आपको फील आ रहा है कि सर यहाँ पर मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये टॉपिक्स मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जरूर बताएं, ताकि अगली क्लास जो हो वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कशन कर लें। ठीक है, इकोनॉमिक्स की ये चौथी क्लास है और इसके पहले हम लोग देखिए यहाँ पर जो लास्ट हम लोग ने पीआईआरपी और सीआईआरपी के बीच में डिफरेंस समझा था, बहुत ही क्लियरली समझा था कि प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, स्विस चैलेंज मॉडल क्या होता है। बेसिक सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बताते हुए मैं आपको आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो जो अब हम लोग करेंगे, ये अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा एनआरसीएल। ठीक है, तो देखिए दो चीजें हैं, एक है एनएआरसीएल, है ना, एक है एनएआरसीएल और दूसरा है आईडीआरसीएल। दो चीजें हैं। क्या नाम है इसका, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पहली बात ये है। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताता हूं। देखिए क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट जो आता है खास तौर पे, जो प्रश्न आपसे यूपीएससी या यूपीपीएससी से पूछा जाता है कि बैड बैंक क्या है। बैड बैंक निम्नलिखित में से कौन सा बैड बैंक की परिभाषा या निम्नलिखित से कौन कथन बैड बैंक की परिभाषा को सही प्रकार से स्पष्ट करता है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट डिफाइन बैड बैंक करेक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप ध्यान में रखिए, जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा आपको कि ऐसा बैंक जो दिवालिया हो गया, पहला ऑप्शन। दूसरा, ऐसा बैंक जो जनता का धन, जिसने मतलब जनता के धन को गलत तरीके से उपयोग किया और उसके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए फ्रेमवर्क आपने नाम सुना होगा। पीसीए अभी 2 दिन पहले मतलब यही सब बता ही रहा हूँ, हर चीज इसमें से जितनी चीज आपको बताई है सब चीज मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिसके ऊपर पीसीए के तहत कार्यवाही चल रही है। तीसरा ये है ऐसा बैंक जिसके अधिकांश धन क्या है, एनपीए में चला गया, मतलब जिसका अधिकांश एसेट एनपीए में चला गया। और चौथा ऑप्शन दे देगा वह बैंक जो दूसरे बैंकों का एनपीए खरीद कर, ठीक है, दूसरे बैंक का एनपीए खरीद कर अपना कार्यकरण करता है। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ बैड बैंक क्या होता है। बैड बैंक वे बैंक होते हैं जो खुद बैड नहीं होते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, बेसिकली जो एनपीए होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, उनको ये बैंकों से खरीदते हैं और उसको वापस करने का प्रयास करते हैं, उसकी वसूली करते हैं। ठीक है, तो वसूली करते हैं, इनके पास स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, अभी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, हमने उसको देखा। उसके प्रति जो कार्यवाही होती है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो प्रोसेस होता है, ये सारे ये जो बैंक्स होते हैं बैड बैंक, ये सब करवाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि बैड बैंक क्या होते हैं, खुद बैड नहीं होते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं उनको खरीद कर अपना कार्यकरण करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब आपको दिमाग में रखना होगा। अब इसी तरीके से आप देखेंगे, ये जो अगला टॉपिक है एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल, ये एक प्रकार के बैड बैंक ही है। तो देखिए क्या चीज है, टू रिजॉल्व द लीगेसी एनपीएस एंड क्लीन अप द बैंक बुक्स टू न्यू रिलेटेड एंटिटीज, यानी ये दोनों एंटिटीज है एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। वे आर इनकॉर्पोरेटेड इन 2021 अंडर डेप्ट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोनों जो कंपनीज हैं, एनएआरसीएल आईडीआरसीएल शॉर्ट में याद रखिए बस, है ना, इन कंपनियों को 2021 में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, किस लिए, एनपीए की समस्या के समाधान के लिए, जो बहुत पुरानी एनपीए की समस्या, आपको पता है लगभग 10 लाख करोड़ भारत में बैंकों का एनपीए है, इस समस्या के समाधान के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये देखिए अब यहां पर क्या है, दो चीजें हैं, सीधे हम लोग इसी को समझेंगे। ठीक है, दो चीजें हैं। एनएआरसीएल क्या करेगा, इस एनएआरसीएल विल फंक्शन एज एआरसी। एआरसी क्या होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, एआरसी की तरह काम करेगा, टू एग्रीगेट एंड एक्वायर स्ट्रेट एसेट। ठीक है, अब देखिए ये पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं वो बता दूंगा। ठीक है,
है ना। तो हम लोग लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे आगे। तो देखिए जो NARCL है वो क्या करेगा, वो जो मान लो एक बैंक है SBI, ठीक है, SBI के पास 1 लाख करोड़ रुपए का मान लो बैड लोन है, तो ये क्या करेगा, वो उन लोनों को खरीद लेगा, ठीक है। तो NARCL क्या करेगा, एक्वायर करेगा, कुछ पैसा देके, वो जो भी प्रोसेस है अभी हम लोग उसको देखेंगे, है ना। हालांकि उतना डीप पे प्री के लिए हमको समझना नहीं है, लेकिन बस इतना समझिए कि NARCL क्या करेगा, पैसा बैंक को देके, बॉन्ड बैंक को देके, और उसका जो एसेट है वो खरीद लेगा, ठीक है, एसेट खरीद लेगा और अपनी जगह रखेगा, एक्वायर करेगा स्ट्रेस एसेट, ठीक है, एक्वायर करेगा स्ट्रेस एसेट। पहली बात तो ये। दूसरी बात हो गई IDRCL। IDRCL क्या करेगा, सर्विस कंपनी करेगा, ठीक है, सर्विस कंपनी करेगा, मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ द एसेट। तो IDRCL क्या करेगा, जो एसेट खरीदा है उसको डिस्पोज करेगा, उसको या तो क्या करेगा, मतलब वसूली करेगा, है ना, उसको किसी और को बेचेगा, जो मन में आए वो करेगा। तो दूसरा काम देखो, तो मान लो ये आपका मान लो, अब मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ, मान लो कुछ कोई भी बैंक है, पब्लिक सेक्टर्स मान लो बैंक है, ठीक है, दो अलग अलग एंटिटी क्यों बनाई गई, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे भी, है ना। दो अलग अलग एंटिटी क्यों बनाई, इसको शॉर्ट में हम लोग देखेंगे भी। तो देखिए मान लीजिए, आप इस बात को समझिए, मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके पास लोन है, मान लो 1 लाख करोड़ का लोन, ठीक है, 1 लाख करोड़ का लोन है। तो ठीक है, तो NARCL क्या कर रहा है, ये जो NARCL है इस लोन को खरीद ले रहा है, ठीक है, इन लोग इस लोन को खरीद के अपने पास संपत्ति रख ले रहा है, ठीक है, संपत्ति खरीद ले रहा है। IDRCL क्या करेगा, इस संपत्ति को डिस्पोज करेगा, इस संपत्ति का निपटारा करेगा, ठीक है। तो IDRCL उसका निपटारा करेगा, ये खरीदेगा और ये निपटारा करेगा। अब देखिए दोनों अलग अलग क्यों बनाए, आप देखेंगे जो खरीदार बैंक है, जो संपत्ति खरीद रहे हैं, ठीक है, तो जो NARCL है वो बेसिकली PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के माध्यम से ओन किया जाएगा, मतलब इसके जो मालिक रहेंगे वो मुख्यतः पब्लिक सेक्टर बैंक रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखोगे जो NPA है इन्हीं का है, ठीक है। तो ये देखो, मेजरली ओन्ड बाय PSBs विथ केनरा बैंक एज स्पॉन्सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि भैया NARCL का स्पॉन्सर बैंक कौन है, तो केनरा बैंक स्पॉन्सर है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये एग्रीगेट करेगा और एक्वायर करेगा, जो स्ट्रेस एसेट है यानी जो दबावग्रस्त परिसंपत्तियां है उसको एक्वायर करेगा। IDRCL मेजरली ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, है ना। तो ये देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक मेजरली क्यों ओन करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा सामान्यतः प्राइवेट बैंकों का NPA कम है, प्राइवेट बैंकों के पास ज्यादा अधिक दक्षता है कि जो NPA हो चुका है उसको कैसे वसूली की जाए। तो इसी वजह से दो अलग अलग कंपनियां बनाई गई कि भैया आप पैसा तो पब्लिक सेक्टर बैंक लगाएगा, लेकिन जो डिस्पोजिशन है यानी जो निपटारा होगा उन परिसंपत्तियों का वो कौन करेंगे, मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर बैंक की निर्देशन में किया जाएगा, कि क्योंकि उनके पास अधिक कार्यक्षमता, अच्छी कार्यक्षमता होती है, ठीक है। तो ये दो चीज समझ में आ गई, NARCL IDRCL क्या है, ठीक है, जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें ध्यान रखिएगा केनरा बैंक क्या है, स्पॉन्सर है, वो दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें देखिए जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ना। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, अभी जो बताया है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन वही है कि एक एसेट है जो आपका लोन हो गया है, ठीक है, जो लोन खराब हो चुका है, वो एसेट है आपके पास, उसका क्या कर रहा है, जा रहा है रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मतलब उसको कोई दूसरा बैंक खरीद के, है ना, उसको क्या कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, उसका निपटारा कर रहा है। तो इसी काम को बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन। मतलब जो एसेट था, मैंने आपको पहले समझाया था कि बैंकों के लिए एसेट क्या होता है, उनका जो दिया गया लोन होता है वही होता है बैंकों का एसेट, ठीक है। तो इसी का रिकंस्ट्रक्शन है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। और कंपनीज बनाई जाती हैं जो अलग हो, अलग कंपनीज हो, इन एसेट को खरीदे। तो उससे क्या होता है, मान लो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बैंकों से लोन, जो बैंकों का NPA था वो खरीद लेती है, ठीक है, बैंकों का NPA खरीद लेती है। तो बैंकों के पास क्या होता है, बैंकों के पास पैसा पहुंच जाता है कुछ, है ना, जो भी है थोड़ा बहुत, है ना, पैसा पहुंच जाता है, जितना जितने में खरीदा, ठीक है, बैंकों के पास पैसा पहुंच जाता है। और ARC क्या करती है, वो दक्ष होती है, उसको यही काम ही आता है, एक ही काम आता है कि भैया पैसा कैसे वसूली करे, वसूली भाई है, ठीक है। तो ARC अपना काम करती है, बैंक अपना काम करते हैं। तो इस तरह से दोनों मिलकर ये काम चलाते हैं, ठीक है। भारत में आप देखेंगे, है ना, सरफेसी एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसके तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाती है, मुख्यतः कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट की जाती है, मतलब जो कंपनी अधिनियम है उसके तहत इसका निर्माण किया जाता है, और सरफासी एक्ट के तहत इसको, है ना, रजिस्टर किया जाता है। तो आप देखेंगे दो तीन चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें कैसे रिजोल्यूशन होगा इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, हालांकि इतना डिटेल में प्री में नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी एक बार देख लीजिए। NARCL एक्वायर करेगा एसेट लगभग 2 लाख करोड़ के, ठीक है, लगभग 2 लाख करोड़ के क्या करेगा,
एसेट एक्वायर करेगा, फिर वो क्या करेगा, स्विच चैलेंज प्रोसेस अपनाएगा। ठीक है, स्विच चैलेंज प्रोसेस अपनाएगा। और जैसे मान लो ऐसे समझो, मान लो क्या है कि एक सीधी बात है, मान लो ये शेरू आ जा रहा है बार बार, शेरू इसको लेके जाओ, इसको आने मत दो इधर, है ना। ऐसे ऐसे सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए NARCL है, मान लो एक बैंक है SBI, ठीक है, शॉर्ट में आपको जल्दी समझा देता हूँ। SBI है, 1 लाख का लोन इसने दिया है कहीं पे, ठीक है, अब वो NPA हो गया, NPA हो गया। अब NARCL कहेगा कि ऐसा एक काम करो, NARCL क्या करेगा, एक काम करो, 40,000 में ये लोन हमको बेच दो, 40,000 में हमको लोन बेच दो ये, ठीक है। NARCL अपना बिडिंग करेगा कि 40,000 में ये लोन हमको बेच दो। तो SBI क्या करेगा, SBI एक स्विस चैलेंज बोली अपनाएगा, एक स्विस चैलेंज बोली लागू करेगा। अब वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही समझाया स्विस चैलेंज क्या होता है। तो SBI क्या करेगा, आपसे कहेगा कि भैया कोई और है, कोई दूसरा बैंक या कोई दूसरी कंपनी, कोई और बिडर, कोई और कंपनी ऐसी है जो हमको 40,000 के बजाय एक्स्ट्रा पैसा दे दे, 40 का हमको 45 दे दे या 50 दे दे। अगर कोई कंपनी आ जाती है, कहेगी हाँ भाई ये जो एसेट है, एक कंपनी है, हमको बेच दो, हम तुमको 50,000 रुपए दे रहे हैं, तो SBI क्या करेगा, SBI इसको 50,000 में बेच देगा। ठीक है, SBI इसको 50,000 में बेच देगा, नहीं तो NARCL को बेच देगा। अच्छा, इसके बाद स्विस चैलेंज में क्या होता है, जो मैंने आपको समझाया था कि ये जब मान लो कोई कंपनी आई, वो बिडिंग की, कंपनी ने बिडिंग की कि 50,000 रुपए, हम 50,000 दे देंगे, ठीक है, 50,000 दे देंगे। तो SBI क्या कर सकता है, वापिस NARCL के पास जा सकता है, तुम बताओ अब 50,000 से ज्यादा दोगे, ठीक है। अगर ये NARCL फिर से तैयार हो जाता है कि ठीक है हम 50,000 से ज्यादा देंगे, तो वापिस ओपन बिडिंग करेगा। ऐसे करके स्विस चैलेंज में क्या होता है, एक दूसरे को बार बार चैलेंज करते रहते हैं, और जो भी पैसा है वो आपका नीलामी बढ़ती जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि बढ़ेगा ही, हो सकता है कि भाई नहीं अब NARCL 50,000 से हम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते, आप बेच दीजिए जिसको बेचना है, तो उसको बेच देगा। ठीक है, तो स्विस चैलेंज मैंने शॉर्ट में वापस रिवाइज करा दिया, हालांकि मैंने इसको प्रॉपर लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया है। प्री टाइम बैच है, ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, न कि प्रॉपर फाउंडेशन बैच है, तो मुझे थोड़ी चीजों को आपको उड़ा के आपके सामने ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बताइए जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। एसेट एक्विजिशन विद इन द एक्सटेंट रेगुलेशन ऑफ RBI अंडर 1585 स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बस ये कह रहा है ना, मतलब इसको ऐसे शॉर्ट में समझ लो कि मान लो जो NARCL है, ठीक है, NARCL है, ठीक है, अब मान लो वो क्या करेगा, उसने मान लो 1 लाख रुपए का लोन खरीद लिया, SBI से 1 लाख रुपए खरीद लिया लोन, तो वो क्या करेगा, SBI को 1 लाख कैश नहीं दे देगा, वो 15,000 रुपए कैश देगा, 15% कैश दे देगा, 15,000 रुपए। बाकी 85,000 के लिए क्या करेगा, वो बॉन्ड दे देगा। ठीक है, वो एक बॉन्ड दे देगा कि ठीक है जो हम लोन का डिस्पोजिशन कर देंगे, तो बाकी हम आपको 85,000 रुपए वापस कर देंगे। तो NARCL ऐसे करेगा, 15-85 के स्ट्रक्चर में 15% इन कैश, 85% इन सिक्योरिटी रिसिप्ट। ठीक है, प्रतिभूतियां दे देगा 85% की। ठीक है, कोई तो जो हम लोग के पेड बैच में एक डाउट पूछा जाता, कुछ फ्लोटिंग करके, मुझे समझ में नहीं क्या डाउट था। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आप डाउट ना क्लियर करके, मतलब कि सर मुझे ये वाला पॉइंट यहाँ पर है नहीं समझ आया, क्योंकि यार अब इतनी चीजें है ना, अब मैं इसमें कहाँ खोजने बैठूंगा, तो मुझे वो मिलती नहीं है। तो आप एग्जैक्ट बता दो सर यहाँ पर इस पेज नंबर पे है ये चीज, बता दीजिए, मुझे डाउट आ रहा था, तो डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला आता है मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग का टॉपिक नंबर 2.3। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन हो गया है ना, अब इसमें कोई मतलब है नहीं, काम का नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब अगला है हमारा RBI सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत बार विवाद हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि लास्ट ईयर जब विमल जालान कमेटी बनी थी, है ना, कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे, ठीक है, पूंजी आर्थिक फ्रेमवर्क, है ना, पूंजीगत आर्थिक फ्रेमवर्क पर जब एक कमेटी बनी, विमल जालान कमेटी, तो उन्होंने शायद 1 लाख करोड़ से ऊपर जो सरप्लस है RBI के पास, वो ट्रांसफर किया था केंद्र सरकार को। इससे बड़ा बवाल मचा था, है ना। तो अभी फिर से आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, लगभग 1 लाख करोड़ फिर से सरप्लस दिया है। अब भाई ये कहां से सरप्लस दे रहा है, मान लो आप तो ऐसे कह सकते हो कि यार रिजर्व बैंक तो नोट छापता है, तो क्या करिए, ज्यादा नोट छाप के धीरे धीरे सरकार को तो नहीं देता है कि लो भाई तुम एक्स्ट्रा नोट छापो, है ना। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, RBI क्या काम करती है। RBI बैंकों का भी बैंक होता है, ठीक है, बैंकों का बैंक होता है ना। ये क्या होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ, ध्यान रखिए, लास्ट रिसोर्ट, जो बैंकों का बैंक है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। मतलब RBI क्या करता है, बैंकों को बैंक रेट, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि के माध्यम से लोन देता है।
अब लोन देगा तो आरबीआई पास ब्याज आएगा, ठीक है। तो आरबीआई ब्याज के माध्यम से पैसा अर्जित करता है। आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी एसेट रखा होता है बहुत ज्यादा। फॉरेन करेंसी एसेट क्या होती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है घटती है, आरबीआई को उससे पैसा प्रॉफिट होता है। आरबीआई के पास गोल्ड होता है, गोल्ड से पैसा प्रॉफिट होता है। तो आरबीआई बहुत सारे काम करती है जिससे आरबीआई को पैसा मिलता है। अब आरबीआई कुछ पैसा, ठीक है, आरबीआई मान लो आरबीआई को 100-200 रुपए से कमाई हुई, आरबीआई उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती है स्पेशल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कंटिजेंसी, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई तो आकस्मिक गतिविधियों के लिए आकस्मिकता फंड रखती है आरबीआई, ठीक है। कुछ पैसा आरबीआई का खर्चा हो जाता है अपने इंप्लॉयमेंट, मतलब जो इंप्लॉइज हैं आरबीआई के, ठीक है, आरबीआई के जो इंप्लॉइज हैं उसके लिए कुछ पैसा खर्चा हो जाता है, तो आरबीआई अच्छा खासा पैसा खर्चा भी करती है। बाकी जो बचता है, ठीक है, वो आरबीआई क्या करेगी, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी, ठीक है, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। तो आरबीआई, है ना, समझ में आया कि पैसा कमा रही है, कुल मिलाकर ऐसे समझ लो शॉर्ट में, अभी हम लोग चीजों को देख लेंगे लाइन से। आरबीआई पैसा कमा रही है, कुछ पैसा उसको खर्च करना होता है, कुछ पैसा उसको रखना होता है, ताकि इकोनॉमिक में यानी अर्थव्यवस्था में अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो, संकट में आ जाए। तो उस संकटकालीन परिस्थिति के आरबीआई क्या करता है, कुछ पैसा रखता है किनारे और बाकी पैसा ट्रांसफर करता है गवर्नमेंट को। अब बात आती है जो कुछ पैसा अपने लिए रखता है, तो जो मैंने आपसे अभी कहा कि कंटिजेंसी फंड आरबीआई मान लो अपने पास रख रहा है, या जो भी फंड अपने पास रख रहा है, अभी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, बस बैकग्राउंड समझ लीजिए शॉर्ट में, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आरबीआई जो भी पैसा रख रहा है भाई, आरबीआई ये कह सकता है, मान लो आरबीआई ने 100 रुपया कमाया, ठीक है, 10 रुपया उसका खर्चा हुआ उसके इंप्लॉइज के लिए, है ना, और 2 4 5 10 रुपया और मान लो खर्चा हुआ एक्स्ट्रा कहीं घर वर बनवाने के लिए, मकान जमीन उमीन के लिए खर्चा हुआ, बाकी 80 रुपया बचा। अब आरबीआई कहने को तो ये भी कह सकते हैं ना, हम पूरा पूरा 80 रुपया कंटिजेंसी फंड में रखेंगे, ये भी कह सकता है आरबीआई, पूरा पूरा हम पैसा बचा लेंगे अपने पास, एसेट डेवलपमेंट फंड में रखेंगे, कंटिजेंसी फंड में रखेंगे, जो भी फंड हम सारा पैसा रख लेंगे। ये चीज कि कितना रुपया आरबीआई को रिक्वायरमेंट है, आरबीआई के लिए कितना रुपया आरबीआई को अपने पास रखना चाहिए, इस चीज के लिए कई बार कमेटीज बनती है, और इसी को बोला जाता है कमेटी ऑन कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ध्यान में रखिए यही चीज कि आरबीआई कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना पैसा आरबीआई को जरूरत के लिए अपने पास रखना है, इसी बात को डिसाइड करने के लिए, भैया आप 100 रुपया कमाए तो उसमें केवल 5 रुपये आप अपने पास, है ना, रख सकते हो, या 10 रुपए अपने पास रख सकते हो, या 100 रुपए ही रख सकते हो, इस बात के ही निर्णय के लिए बनती है कैपिटल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर कमेटी। 3 कमेटी आज तक 3-4 कमेटी बन चुकी है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कमेटी ऑन आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है, ये नोट करना है, वी सुब्रमण्यम 1997 में, उषा थोराट 2004 में, और वाई एच मालेगम 2013 में, और विमल जालान 2018 में। तो आप देखोगे 5-10 साल में ये 4 कमेटीज बनी है। क्यों बोल रहा हूं, इसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी याद कर लेना, खास तौर पे यूपी पीसीएस के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो भाई जब यूपी पीसीएस वाले एमएसएमई पर जो कमिटीज बनी थी उनका क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं, उनको कोई मना नहीं है, ठीक है, उनको कोई मना नहीं है, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला सुब्रमण्यम, थोराट, मालेगम, जालान, ये 4 आप दिमाग में रख लीजिए, जैसे भी याद रखना है। सुवम, सुमा भी बन रहा है ना, सुब्रमण्यम उ, तो SUM और बी, संबी, सुम्बी, जो करना है कर लो, मतलब ऐसे कुछ बना लो, ठीक है। तो 4 कमेटी बनी, इतना दिमाग में रखिएगा, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, ठीक है। अब ध्यान रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये बताया आरबीआई कहां से पैसा कमाती है, तो मैंने आपसे कहा कि भैया जो फॉरेन सिक्योरिटीज है, ठीक है, फॉरेन सिक्योरिटीज है उनसे, जैसे मान लो आरबीआई के पास $1 लाख का मान लो फॉरेन बॉन्ड है, तो फॉरेन बॉन्ड पे भी आरबीआई अपना पैसा रखती है ना, यूएस के ट्रेजरी में, तो उस पे भी ब्याज मिलता है, कुछ कुछ उस पे ब्याज मिलता है। उसके बाद पैसा क्या होता है, जो अभी देखो अभी रुपए की कीमत है 70, अचानक से मतलब $1 बराबर मान लो 70 रुपए है, ये भी तो चेंज होता है, 70 से 78 हो जाता है, तो इससे भी आरबीआई का जो ये फॉरेन करेंसी एसेट है वो इंडियन रुपीज में बढ़ रहा है, तो इससे आरबीआई को प्रॉफिट लॉस होता है बहुत सारा। रिटर्न फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस, ठीक है, जैसे जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके माध्यम से जो आरबीआई पैसा कमाता है। रिटर्न फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, है ना, जैसे वही, ठीक है, तो वो भी मान लो उसी तरह का जो लोन वोन दिया आरबीआई ने। फिर है प्रॉफिट लॉस सेल रिटर्न और रुपी सिक्योरिटी कमीशन, तो आरबीआई जो बॉन्ड वॉन्ड बेचती है खरीदती है उस पर कमीशन भी लेती है गवर्नमेंट का, तो वो सब आरबीआई का इनकम होता है।
खर्चा कहाँ कहाँ होता है? तो प्रोविजनिंग ऑफ रिस्क इन आरबीआई रिजर्व। तो आरबीआई पहली तो क्या करती है, पहले जो पूरा खर्चा है आरबीआई का वो क्या करती है, रिस्क का प्रोविजन करती है अपने, मतलब जो जोखिम होता है जोखिम के लिए प्रोविजनिंग करती है आरबीआई। उसके अंतर्गत दो फंड बनाती है आरबीआई जोखिम प्रबंधन के लिए। ठीक है, जोखिम प्रबंधन के लिए आरबीआई दो फंड बनाती है, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, कंटिजेंसी फंड, और दूसरा एसेट डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा, एसेट डेवलपमेंट फंड। ये दो बेसिकली आरबीआई क्या करती है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करती है। फिर आरबीआई का खर्चा था एजेंसी चार्ज, नोट प्रिंट करना, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। मैंने ये सब चीजें आपको ऊपर ऊपर डिस्कशन कर दी थी, डिटेल में इतना नहीं पूछता है कि कितना परसेंट एजेंसी चार्ज होता है, कितना परसेंट एम्प्लॉयमेंट चार्ज होता है, बस दो चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, इन दोनों को भी हम लोग देख लेते हैं कि कंटिजेंसी फंड और एसेट डेवलपमेंट फंड क्या है। तो क्या लिखा है, कंटिजेंसी फंड funded largely from RBI's profit. It is the second biggest fund designed to meet contingency from exchange rate operation and monetary policy decision. तो मान लो ये समझ लो ऐसा है, बस ये कह रहा है ये आरबीआई के लाभ से सृजित किया हुआ फंड है, जो आरबीआई ने पैसा कमाया उसके उसके अंतर्गत सृजित किया हुआ फंड है। इससे क्या होता है, इससे मान लो कभी एक्सचेंज रेट में बहुत ज्यादा चेंज आया, जैसे मान लो अभी क्या हुआ था, अचानक से आप देखोगे 73 रुपया था, $1 बराबर 73 रुपया, और अचानक से क्या वो बढ़ के 75, 76, 77 हो गया। इतना तेज जब एक्सचेंज रेट का डेविएशन होगा तो आरबीआई क्या करती है, डॉलर जो फंड रखी रहती है उसमें से डॉलर मार्केट में डाल देती है, रुपया खींच लेती है। मार्केट में डाल देगी, रुपया खींच लेगी तो रुपया मजबूत हो जाता है। तो आरबीआई क्या करती है, इन सब के कारण कंटिजेंसी फंड रखती है। ठीक है, दूसरा एसेट डेवलपमेंट फंड, ये क्या होता है, टुवर्ड इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन एंड टू मीट इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत सारा, अभी जैसे आपने सुना होगा डीजीसीआईजीसी, अभी हम लोग ने कर डिपॉजिट एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस लिमिटेड, है ना, डीसीजीआईएल, है ना, ये हम लोग ने देखा था लास्ट। अभी देख लेते हैं उसका नंबर क्या है, मुझे फुल फॉर्मा भूलता रहता है, बस इतना जानता हूँ कि हाँ एक इंश्योरेंस कंपनी है, दिमाग में इतना रहता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। हमने उस दिन देखा, जब लास्ट क्लास में उन्होंने देखा था तो उन्होंने देखा ना कि भैया ये आरबीआई का क्या है, ये आरबीआई की फुली ओन्ड सब्सिडरी है। तो इन्हीं सब सब्सिडरीज के लिए आरबीआई क्या करती है, पैसा रखती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोग एसेट डेवलपमेंट फंड। तो एक हो गया एसेट डेवलपमेंट फंड, कंटिजेंसी फंड, दोनों चीज आपको समझ में आ गई, है ना। अब आरबीआई कैसे ट्रांसफर करती है, तो आरबीआई इसके लिए एक कमिटीज बनाती है ना, और किसके तहत ये काम करती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट, है ना, ये दिमाग में रखना। हालांकि इतना रटने की जरूरत नहीं कि सेक्शन 47, जैसे लास्ट ईयर आप देखोगे यूपीएससी का पेपर, तो यूपीएससी में पूछा कि आरबीआई को निर्देश देने के प्रावधान संविधान में निहित है। तो ये बेसिक है, आपको पता ही होगा कि आरबीआई यार संविधान में कहीं वर्णित ही नहीं है, एक्ट के तहत बनी हुई आरबीआई। आप आराम से क्वेश्चन काम कर पाते हो। ठीक है, तो अब ये देखिए, तो अब क्या हुआ, इसी कैपिटल फ्रेमवर्क को, जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, इसी को डिसाइड करने के लिए विमल जालान कमेटी बनी, है ना। और जो विमल जालान कमेटी है उसने उसने बताया, ठीक है, विमल जालान कमेटी ने बताया कि रियलाइज इक्विटी और इकोनॉमिक कैपिटल, आरबीआई को दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और आरबीआई ने कहा कि भैया ये जो आपका लाभ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो कंटिजेंसी फंड में जो पैसा है वो कितना रखना चाहिए, ऑफ आरबीआई बैलेंस शीट एंड ट्रांसफर द एक्सेस अमाउंट फ्रॉम इट। तो पहला है कि मान लो ऐसा है कि अगर 100 रुपए आपके पास बैलेंस शीट में है, ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड में 5.5 से 6.5 रुपया रखो, बाकी सारा गवर्नमेंट को दे दो, ये कमेटी बोली, है ना। फिर बोला कि इकोनॉमिक कैपिटल में कितना रखो, तो बोला 20 से 24% इकोनॉमिक कैपिटल में रख लो, बाकी गवर्नमेंट को भेज दो। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के ये काम कहा विमल जालान कमेटी ने। ठीक है, अब आप देखोगे, बोला कि भैया ये जो कंटिजेंसी फंड है वो 6.5 से 5.5 के बीच में रखना। तो इस बार आरबीआई ने क्या किया, केवल 5.5 रखा, 6.5 नहीं रखा, क्योंकि गवर्नमेंट को जरूरत भी थी। तो इस वजह से पैसा लगभग 1 लाख करोड़ इंडिया को मिला, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखना है। पहली देखो जो क्वेश्चन बनता है, मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनेगा कि हाल में ही इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बनी, उसका आंसर है विमल जालान कमेटी। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि आरबीआई का कंटिजेंसी फंड क्या काम करता है, तो विनिमय दर संतुलित करने, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई डिसीजन लिया आरबीआई ने,
उसके चलते मार्केट में कोई शॉक आया तो आरबीआई को वो मैनेज करना होता है। तो आरबीआई अपने काम के लिए कंटीजेंसी फंड रखता है। एसेट डेवलपमेंट फंड किस लिए रखता है? तो आरबीआई जो उसके एसेट है, जैसे कोई कंपनी बनाता है, सब्सिडियरी बनाता है, उसके विकास के लिए एसेट डेवलपमेंट फंड रखता है। ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, कौन कौन सी कमेटी निम्नलिखित में से इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के लिए बनी? तो एक दे देगा मालेगम, वी सुब्रमण्यम, उषा थोराट और विमल जालान कमेटी, ऐसे दे देगा और पूछेगा कि एक एक कौन और दूसरी कमेटी का नाम दे देगा, है ना, और आपसे पूछेगा कौन सी बनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी यूपीपीएससी में पूछा जा सकता है। फिर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, है ना, फॉरेक्स रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इस पे ये जो प्रश्न बनता है। तो इस पे क्या है, पहली बात यहाँ पे देखो फैक्ट है, ठीक है। तो अभी अभी इंडिया का फॉरेन जो फंड है वो इससे बढ़ा था कि, है ना, बढ़ा था, लेकिन बीच बीच में इसमें 7 से 8 बिलियन डॉलर अभी गिरावट देखने को मिली है रिसेंट में। फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ये ऑर्डर याद कर लो। तो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। सीजीआई होता था बीच में, जो ई नहीं आया रहता स्विट्जरलैंड ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साफ साफ बन जाता। लेकिन याद रखना है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया। जैसे यूपीएससी वाले खास तौर पे गेम खेलते हैं, कहते हैं इनके फॉरेक्स रिजर्व के आधार पर क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और इंडिया, ये ऑर्डर है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का ये ऑर्डर है ना। अब यही सब बताया है कि ये कैसे आता है ना, कहाँ से जाता है, वो सब अपने अपने काम करनी है, बस इतना ध्यान में रखना आपको, है ना। देखो जो मुझे चीज बतानी थी, पहले एक बार शॉर्ट में देख ही लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में देख लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा था इसको भगा के केवल फिक्स पॉइंट पे यही बता दूं कि आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या है। क्वेश्चन तो वही बनता है, लेकिन एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो क्या करता है, एक्सचेंज रेट सपोर्ट एंड मैनेजमेंट करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो $1 में 73 रुपए मिल रहा है, अचानक से बढ़ने लगा 78 हो गया, तो आरबीआई क्या करती है, अपने फॉरेक्स रिजर्व में से डॉलर मार्केट में डाल देती है। डॉलर डाल देगी तो क्या होगा, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, रुपए की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज रेट मैनेज हो जाएगा। फिर मॉनेटरी पॉलिसी को भी इसी तरह से सपोर्ट करती है कि क्या करती है, मार्केट में रुपए डाल सकती है, डॉलर ले सकती है, डॉलर डाल के रुपए ले सकती है, मॉनेटरी मार्टी को पॉलिसी को सपोर्ट कर सकती है। एक्सटर्नल मार्केट शॉक को बचा सकती है, क्योंकि आपके पास डॉलर है, आपको कुछ खरीदना है, कुछ भंडारण करना है, तो आप अचानक से उसको खरीद और भंडार कर सकते हो। जैसे मान लो अभी रिसेंट में तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई, अब तेल की कीमतें बढ़ गई तो भैया आरबीआई क्या करेगा, डॉलर है, खरीद लेगा जल्दी जल्दी, तो बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। फिर जितना ज्यादा डॉलर, उतना ज्यादा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इकोनॉमी स्थिर है, आपके पास डॉलर है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, कैसे आता है डॉलर, कैसे जाता है, ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। एक जो मुझे चीज यहाँ पे दिखानी है, अब वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे जो आरबीआई है, जो आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व होता है, ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व में आरबीआई बहुत सारी चीजें रखती है, ठीक है। पहला होता है फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, फॉरेन करेंसी एसेट होता है। फिर आरबीआई रखती है गोल्ड, ठीक है, अपने फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड भी होती है, और ये सबकी वैल्यू किस में आरबीआई काउंट करती है, डॉलर में। सबकी वैल्यू डॉलर में काउंट होती है, तो वही डॉलर में फॉरेक्स रिजर्व बनाता है। तो गोल्ड रखती है आरबीआई, एसडीआर रखती है, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट जो आईएमएफ का होता है। ये सब आरबीआई के पास क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। इन कंस्टिट्यूएंट्स का भी दोस्तों ऑर्डर होता है। जैसे सबसे ज्यादा इसमें से क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें सबसे बड़ी मात्रा में आरबीआई क्या रखता है, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर बताया अराउंड $634 बिलियन, 31 जनवरी 2022 सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। एफसीए कंपोनेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट यानी फॉरेन करेंसी एसेट कितना है, देखो कितना है, लगभग 634 का 570, लगभग 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट है। फिर है गोल्ड रिजर्व $40 बिलियन, है ना, और फिर है
$19 बिलियन का एसडीआर। तो ऑर्डर यहाँ पे दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये देखो, ये महत्वपूर्ण, आप इस बात को समझिए। देखो, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था जो प्री में बनता था वो है कि चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ये ऑर्डर में है। फॉरेन करेंसी रिजर्व के सबसे ज्यादा इनके पास है। अब यहाँ पर देखिए आप, इंडिया के पास $634 बिलियन। ये फैक्ट नहीं याद करना है, सुनो सुनो, पहले मैं बता रहा हूँ, फैक्ट याद नहीं करना है, ऑर्डर याद करना है। सबसे ज्यादा इंडिया के पास फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, 2/3 से ऊपर जितना एसेट था डॉलर में, 2/3 से ऊपर फॉरेन करेंसी एसेट है ना, पहला। दूसरा आरबीआई के पास सबसे ज्यादा क्या है, दूसरे नंबर पे गोल्ड, गोल्ड है ना, तो गोल्ड रिजर्व लगभग $40 बिलियन का, तो गोल्ड है, सेकंड नंबर पे गोल्ड है। थर्ड नंबर पे क्या है, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो एसडीआर होती है वो है। फोर्थ नंबर पे क्या है, रिजर्व ट्रांच या फिर पोजीशन इन आईएमएफ, रिजर्व ट्रांच, पोजीशन इन आईएमएफ, तो फोर्थ नंबर पे ये है। बस बेसिकली आरबीआई का जो कोटा होता है ना आईएमएफ में, उसमें क्या होता है कि आरबीआई आरबीआई आईएमएफ को पैसा देती है और उससे कुछ एसडीआर रखती है, अपनी पोजीशन रखती है, उसका भी आरबीआई अचानक से यूज कर सकती है अगर आर्थिक अस्थिरता हुई तो, ठीक है। तो आप देखोगे ये चार है भारत के फॉरेक्स रिजर्व के कंस्टिट्यूएंट, ये चार है, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये चार है बस टोटल, ऑर्डर भी यही है, ये आपको दिमाग में रखना है ना। वही बताए कैसे इतना ज्यादा हो गया भारत के पास पैसा, तो भैया फॉरेन करेंसी मतलब जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आया है ना, कोविड के कारण हम विदेश घूमने नहीं पाए, बैंकॉक नहीं घूम पाए, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारा पैसा बच गया भारतीयों का। तो यही सब बकैती बताया कि रिमिटेंस बहुत ज्यादा मिला, $80 बिलियन के आसपास रिमिटेंस मिला, तो इससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठीक है। उसका क्या फायदा है, उसका क्या नुकसान है, प्री में नहीं पूछता है, जनरली मेंस में पूछेगा, रीड कर लीजिएगा एक बार, है ना। जैसे देखो, बताने को मैं बता भी सकता हूँ, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में बता ही देता हूँ कि देखो, ये सब मैंने बता दिया कि वोलेटाइल ऑयल प्राइस है, ये सब जो आपको अभी बताया था ना कि पैसा हमारे पास डॉलर है, तो डॉलर का यूज क्या कर सकते हो भाई, खर्चा कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, सिंपल सी बात है। जहां जहां खर्चा कर सकते हो वही आरबीआई के पास फायदा है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं चीजें, ठीक है, कि की कॉन्सेप्ट हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था कि अगर 90 दिन से ज्यादा, ठीक है, 90 दिन से ज्यादा समय हो गया आपने अपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, अगर 90 दिन से ज्यादा में नहीं ब्याज का भुगतान किया, नहीं मूलधन का भुगतान किया, तो ये कहता है एनपीए, ठीक है, ये कहलाता है एनपीए, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब एनपीए भी जो 90 दिन होता है ना दोस्तों, इसको भी आरबीआई ने कहा कि भैया तुम स्पेशल मेंशन अकाउंट में, ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट में विभाजित करो, इसको भी तुम क्या करो, क्लासिफाई करो, स्पेशल मेंशन अकाउंट के नाम पर क्लासिफाई करिए आप। तो यहां पर बोला कि भैया एक है एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 3, टू, तीन ऑर्डर और बना दिए, तीन ऑर्डर और बना, तो बोला कि मान लो आप 30 दिन तक अगर लोन रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, लगभग 30 दिन से कम, तो ये बोला जाएगा, मान लो आपकी आज 10 तारीख को डेट थी कि 10 तारीख को आपको लोन रिपेमेंट करना था और आपने 10 के बजाय 20 तारीख तक नहीं रिपेमेंट किया, तो इसको बोला जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, कैटेगरी 0। आपने 35 दिन तक नहीं रिपेमेंट किया तो इसको बोला जाएगा 1, आपने 70 दिन तक नहीं किया तो उसको बोला जाएगा 2, ठीक है। तो 0, 1, 2 ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एसेट, ये सब मैंने लास्ट क्लासेस में बता रखा है ऑलरेडी, तो दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो ये भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है, ये भी प्रॉपर समझा चुका हूँ क्या है, फिर से बता दे रहा हूँ। कैपिटल ऑफ बैंक परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एसेट, मतलब मैंने डिटेल में समझाया था, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, है ना, अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एवरेज जो एसेट है, मैंने प्रॉपर डिफिनीशन के माध्यम से आपको ये बताया हुआ है क्लासेस में। रिवाइज करिए, खुद देखिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ठीक है। जो जो ज्यादा जरूरी है उसको आप लोग डिस्कशन करेंगे, जो पहले नहीं बताया हुआ वो, ठीक है। लीवरेज रेशियो ये भी बता रखा है ना। लीवरेज रेशियो क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो आपको अपना पैसा कमाना है, ठीक है, मैंने पहले बताया था लीवरेजिंग, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था, एक बताया था लीवरेजिंग, एक बताया था डी लीवरेजिंग, याद है, ये भी मैंने बता दिया है प्रॉपर। तो लीवरेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपना आप क्या करते हो, लोन लेके कोई एसेट खरीदते हो तो उसको बोलते हो लीवरेजिंग, और डी लीवरेजिंग का मतलब इसका उल्टा, मतलब एसेट बेच के अपना लोन चुका देते हो तो इसको बोलते हो हम लोग डी लीवरेजिंग, ठीक है। अब लीवरेज रेशियो क्या होता है, तो लीवरेज रेशियो का मतलब ये होता है
आपने अपना कितना हाथ फैलाया है लोन के लिए। मान लो आपको 100 रुपए चाहिए, तो 100 रुपए में कितना रुपए आप लोन से प्राप्त कर रहे हो, उसको बोलते हैं लीवरेज रेशियो। ठीक है, तो क्या लिखा है, हाउ मच अ लेंडर हैज स्ट्रेस्ड इटसेल्फ इन बोरोइंग फंड्स टू जनरेट इनकम। ठीक है, टू जनरेट इनकम। तो जितना ज्यादा आप लोन लोगे उतना ज्यादा रिस्की होगा। सिंपल सी बात है, आपकी मतलब आप जितना ज्यादा लोन लेते हो अपने ऊपर, वो उतना ज्यादा तो रिस्की होता है ना। तो देखो वही कह रहा है कि आपको 100 रुपए अगर इनकम कमानी है, तो आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर रहे हो, कितना हाथ फैला रहे हो लोन के लिए। ठीक है, उसी को बोला जाएगा लीवरेजिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर है हेयर कट। हेयर कट मतलब खच 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 नाई उड़ा दिया। तो हेयर कट का मतलब यह है भैया, बैंक ने ऐसे, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, डिफिनेशन पढ़ दूंगा। ठीक है, अपनी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी अपनी, मेरी भाषा आपकी भाषा सेम है ना, इसीलिए अपनी भाषा में समझाता हूँ आपको, है ना। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए का लोन लिया था। ठीक है, और बैंक को आपने अपनी जमीन गिरवी रख दी थी 100 रुपए के लोन के लिए। और जो आपने बैंक को जमीन गिरवी रख दी थी, उसका मार्केट वैल्यू केवल 70 रुपए ही था। ठीक है, केवल 70 रुपए था। आपने लोन का पैसा जमा नहीं किया, आपका लोन एनपी हो गया। अब बैंक गई, इंसॉल्वेंसी सब कराई, तो उसका जो वसूली, अंततः बैंक ने निर्णय लिया कि जो आपका जमीन है वो बेच के हम पैसा वसूली करेंगे। ठीक है, पैसा वसूली करेंगे। आप देखा, बेच दो भाई, है ना। तो जो बैंक को मिलेगा वो कितना रुपए मिलेगा, मार्केट से 70 रुपए मिलेगा। बैंक ने लोन दिया था कितने का, 100 रुपए, वसूली हुई 70 रुपए। हेयर कट 30 रुपए। हेयर कट क्या होता है, जो रिटर्न में मिलता है बैंक के मूलधन से कम मुद्रा, उसको बोलते हैं हेयर कट। क्या लिखा, पढ़ो। लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन एसेट बीइंग यूज्ड एज कोलेटरल फॉर लोन। ठीक है, मतलब हेयर कट वही है, ऐसे आपने जो कोलेटरल दिया था, कोलेटरल दिया था, ठीक है, जो आपने अपना जमानत पे जो संपत्ति रखी थी, आपके लोन से उसकी वैल्यू कितनी कम है, जो आपने लोन लिया था, ठीक है, मार्केट वैल्यू से कितनी कम है, वही था हेयर कट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, को लेंडिंग। को लेंडिंग क्या होता है, दो चार बैंक मिलके साथ में लोन देते हैं, उसे बोलते हैं को लेंडिंग, कोई मतलब नहीं है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, बहुत ही अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट यही टॉपिक यही है। ये पूछ सकते हैं, जैसे पता है ये क्यों बोल रहा हूँ, आप कोई टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर रहे होगे ना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा यूपीएससी हिंदी की भी कर लीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आप कोई भी कर रहे होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तो भाई अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो करना ही है टेस्ट सीरीज, उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो क्या होता है ना, ऐसे कीवर्ड्स पूछता है आपसे, इवन एग्जाम में भी कई बार आपसे क्या करता है, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो को सही प्रकार से डिफाइन करता है। जैसे अभी हम लोगों ने पूछा था, अब उसमें क्या करेगा, एक ऑप्शन में आपका सीआर दे देगा धीरे से, या इन इन चीजों का रेशियो है। एक ऑप्शन में आपका लीवरेजिंग रेशियो की डेफिनेशन दे देगा। ऐसे अलग अलग चार डेफिनेशन आपके सामने लिख देगा, आपको कंफ्यूज कराएगा। तो क्लियर होने चाहिए, प्रोविजनिंग रेशियो क्या होता है। प्रोविजनिंग रेशियो का मतलब बैंक अपनी आय में से कितना रुपया, ठीक है, कितना रुपया रखते हैं अलग, ताकि अगर लोन वोन डिफॉल्ट हो तो बैंक उसका प्रोविजन कर पाए। देखो क्या लिखा है ना, प्रोविजनिंग टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फंड्स अ बैंक हैज केप्ट असाइड टू कवर लोन लॉसेस। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है। अपना जो लोन दिया था, ऋण दिया था, उसकी जो हानि हुई, ऋण हानि की पूर्ति के लिए बैंक कितना रुपया अलग रखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए किनारे रखा है बैंक ने। ठीक है, अगला है प्रिज्म प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला है प्रिज्म प्लेटफॉर्म, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो रीड एक बार कर लेंगे काम काम की चीज, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरा सिर नहीं पकड़ोगे। हालांकि जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उसी से क्वेश्चन ज्यादा है। मतलब देखो, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे 99% क्वेश्चन आराम से आपके डील हो जाएंगे एकदम इजीली। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं डील होंगे, उसमें परेशान मत होना, उसको कुछ तुक्का बुक्का अरेंज करके किसी तरह से मैनेज कर लेना। ठीक है, इवन यार हमें कट ऑफ कितना होता है, यूपी पीसीएस में 70%, है ना। 15 सत्ते 105, अरे बहुत ज्यादा हो गया, मैंने क्या बोल दिया, कितना था, 84 था। 15 छक्के 90, 60% के आसपास कट ऑफ होता है, 55%। 15 पचे 75, 15 पचे 75, 56% एग्जैक्टली। 56% कट ऑफ है यूपी पीसीएस में, और यूपीएससी में है ये 50% से आसपास। 50% तो मोर देन एनफ है। तो आप अगर एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ यार 60% क्वेश्चन आ गया ना, आपका देखा हुआ क्वेश्चन, आप आराम से प्री क्लियर कर जाओगे।
हम लोग जितना पढ़ रहे हैं इसमें से आप 80% प्लस आराम से पा जाओगे, ठीक है। 99% ज्यादा हो जाएगा, मुझे भी कैलकुलेट करके लगा कि आप लोग कहोगे सर ऐसे थोड़ा ना होता है, फिर हम लोग सब काम छोड़ के आपका यही फ्री टाइम, आप तो वही कर रहे हो जैसा आप कहते थे काका वीडियो में कि सारा 135 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आता है। नहीं, तो हम लोग वो दावा कभी नहीं करते हैं, ठीक है। और कभी नहीं करता मतलब ये दावा। और मैं आपसे बता दूं कि देखिए क्या होता है ना, मैं ये दावा करता हूं आपका पढ़ा हुआ आएगा, ये दावा हमेशा करता हूँ कि भाई और कहां से क्वेश्चन बनाएंगे, पूरी करंट अफेयर्स पूरे साल की करा दी यार, क्वेश्चनवा ससुरे कहां से बना के दे देंगे, कहीं आसमान से नहीं लाएंगे भाई, हेलीकॉप्टर मनी पढ़ा दिया, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, इतने कॉन्सेप्ट आप देख लेना, मैं आपसे गारंटी हूं। आप मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में, मैंने हालांकि बहुत शॉर्ट में बताया आपको, तुरंत बताऊं आगे बढ़ गया हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगर जिसने फाउंडेशन कोर्स किया है, क्या इतने ज्यादा डिफिनेशन इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट वहां पे बताए गए थे आपको, जरूर बताएगा एक बार कमेंट सेक्शन में, पता चले। तो इतनी चीजें पढ़ा दिए तो आएंगे इसी से। अब कुछ लोग का क्या होता है ना, कुछ लोग जैसे अभी एक रिसेंट कमेंट आया, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे देखा, हालांकि मैंने उस पर लाइक कर दिया, और मैं ऐसे लोग का कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया सर आपके टेस्ट सीरीज से कभी क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, है ना, कभी क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज से नहीं फंसते हैं। तो मैंने कहा यार अभी तो पहली बात तो एक साल हमें यूपीएससी हिंदी बनाए हुई, एक साल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, ठीक है। और टू भी है ना एग्जैक्टली बताऊं तो क्वेश्चन फंसे थे बहुत क्लियर कट, निशांत सर ने तो एनालिसिस भी बताई थी कि 55-60 क्वेश्चन देखो भाई यहाँ से एग्जैक्ट इसी टेस्ट से आए थे। बड़ी बात ये होती है यार कि हम लोग कभी ये दावा करते ही नहीं कि क्वेश्चन फंसेंगे, क्यों? एग्जाम इज अबाउट अनसर्टेनिटी, अगर 20 क्वेश्चन फंस भी गए, 40 क्वेश्चन फंस भी गए, आप नहीं वहां पे कर पा रहे हो, तो फंसने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और आप अगर इस भरोसे हो कि यार मैं वही चीज ज्वाइन करूंगा जहां से क्वेश्चन फंसेगा, है ना, एग्जैक्ट कि सर ने ये 4 ऑप्शन कराए, एग्जाम में वही के वही 4 ऑप्शन रहेंगे तभी मैं कर पाऊंगा, मुझे तो और अलग से कुछ नहीं आता है। आप एक बार थोड़ा सा शांतिपूर्वक बैठ के 2 मिनट सोचता, क्या आप एसडीएम और डीएम बनने योग्य हो? जब आप एकदम भरोसे हो कि रटा हुआ ही आएगा तो मैं कर पाऊंगा, वहां पे निर्णय आपको अपने मन से लेना, ठीक है, वहां पे निर्णय आपको मन से लेना है, हर काम करना है। मैंने कमेंट में रिप्लाई भी किया क्योंकि मैं ऐसे कमेंट में मानता नहीं हूं, तो मैंने कहा भी कि भैया ये बताइए, ये इस भरोसे तो आपका काम नहीं चलेगा, अगर आप फंसने का सोचेंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए तब तो आपका काम एकदम नहीं चलेगा, तो आप बहुत गलत जगह आ गई हैं, ठीक है। और मैं इस डिबेट पे तो जाऊंगा ही नहीं कि फंसे थे कि नहीं फंसे थे, लेकिन आपका फंसना तय है एग्जाम में। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तो मेरे भतीजे ने ज्वाइन किया था, भतीजे ने बताया, और मैं तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी हूं, मेरे भतीजे ने ऐसा ऐसा बताया। तो मैंने फिर रिप्लाई करना बंद कर दिया, मैंने यही कहा कि आप खुद सोचिए, मतलब मन में यही आया कहने का, आप खुद सोचिए यार, आप सुनी सुनाई बात आपके भतीजे ने बोल दिया, क्या होता है कि यार एग्जाम में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि यार यहाँ ज्वाइन किए थे कोचिंग वाले बड़ा गंदा पढ़ाए, है ना। रियलिटी पता होती है, अंदर अंदर पता होता है कि यार सब तो वही चीज आई थी जो कह रहे थे लोग, सब तो वही चीज आई थी जो लोग बता रहे थे, सब तो वही तरीका से तो हुआ था, और कोचिंग वालों का खुद तो हो ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी गलती को दूसरे के ऊपर जरूर थोपेंगे, मुझे लगता है मे बी मिसगाइडेड कुछ लोग हैं। तो इस चक्कर में कभी मत रहिए कि आपके क्वेश्चन फंसेंगे, आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, देख लेना, इस बार मैंने कहा मेंस देने गया था, मेंस देने के टाइम 15-20 लोग ऐसे थे जो प्रॉपर इस बात को कह रहे थे कि सर अगर आपके बताए हुआ जो डायरेक्शन नहीं होता कि एग्जाम में नहीं आते हुए क्वेश्चन कैसे करें, अनसर्टेनिटी को कैसे डील करें, प्रेशर कैसे डील करें, तो सर मेरा प्री नहीं होता, मैं अभी मेंस नहीं लिख रहा होता। इस बात को समझिए, पढ़ा हुआ यार, ये चीज आप भी पढ़ लोगे आराम से, मतलब ये चीज कुछ नहीं है, मैं कुछ इसमें बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, इसी चीज को सरल भाषा में आपसे बस केवल बता रहा हूँ, कुछ इसमें नया नहीं है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, जो मेरा है इसमें क्या है, जो रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड चाहिए एग्जाम के लिए वो मेरा है ना। मेरा हर बार प्री होता है, धूम धड़ाके से प्री होता है, ठीक है। कारण यही है कि यार पढ़ने पे कम, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस हो, बजाय कि आप ये सोचो सर क्वेश्चन एग्जैक्ट फंसेगा कि नहीं, हमेशा डाउट दिमाग में आएगा सर 90% क्वेश्चन इससे आ जाएंगे कि नहीं, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एग्जाम बाद केवल और केवल एक चीज आएगी, पछतावा, कि यार पढ़ लिए रहते तब, एप्लीकेशन पे काम कर लिए रहते तब, बहुत अच्छा हो जाता, ठीक है। तो रिलैक्स होके जो बताया जा रहा है शांति से पढ़िए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए यार, सेलेक्ट होइए। अगला टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम फ्रॉम आरबीआई टू स्ट्रेंथ कंप्लायंस बाय सुपरवाइज्ड एंटिटीज इंक्लूडिंग बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हो गया, कुछ नहीं है, बस आरबीआई का एक सिस्टम है, आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया जिससे वो क्या करे, बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनियों को रेगुलेट कर पाए, सिंपल सी बात है। तो वो प्रिज्म नाम दिया है, ठीक है, प्रिज्म नाम दिया है। क्या नाम है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटिंग एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। मतलब क्या कर रहा है आरबीआई, इसके माध्यम से
सुपरविजन कर रहा है बैंक्स का, जो बैंक्स है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इनका क्या कर रहा है आरबीआई, सुपरविजन कर रहा है, बस यही एक प्लेटफॉर्म है, कुछ और नहीं है। अच्छा, फुल फॉर्म अगर याद हो तो एग्जाम में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जैसे कई बार ऐसे पगला के क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसलिए चीज बता रहा हूँ। कई बार ऐसे पूछते हैं, हाल में चलते हैं प्रिज्म क्या है। अब भाई आप सोचोगे यार प्रिज्म तो बचपन में तो ट्राइंगल होता था, उसमें से ऐसे लाइट जलाते थे तो अंदर में 7-8 गो कलर निकलता था। यहाँ तो पता नहीं क्या ये तो कोनो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो यही है, वो वर्कफ्लो मैनेजमेंट के लिए बेसिकली, सुपरविजन के लिए, बस इतना दिमाग में रखिए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ये भी बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं शॉर्ट में, क्योंकि आ गया है तो डिस्कस करते चले, ज्यादा बढ़िया है ना। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, जैसे आपने देखा, मान लो ऐसे समझो, मैं इसको इसी तरीके से हर बार बताता हूँ। आप किसी बीच पर गए, वहां पर बालू था, आपको बालू की क्वालिटी देखनी है, यार इस बालू में क्या क्या है। तो आपने क्या किया, एक बक्सा बालू उठाया, बालू मतलब एक छोटा सा डिब्बे में बालू भरा, आके उसकी चेकिंग कर ली और आपने घोषित कर दिया हाँ बालू सही है। पूरे इस एरिया में जहां तक इसी तरह का बालू है, यहाँ पे कलर वलर कुछ नहीं चेंज हुआ है, फिजिकल जो क्वालिटी है वो नहीं चेंज हुई है, तो ये बालू की क्वालिटी ये है, आपने बता दी एक छोटे से डिब्बे के आधार पे। उसी तरह से रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाता है। बेसिकली क्या किया जाता है, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम कोई भी फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है, कोई भी एप्स है, उसका परीक्षण करते हैं, फिर उसको पूरे इंडिया या पूरे इकोनॉमी लेवल पे लागू करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, टेस्टिंग के लिए एक इन्वायरमेंट है, टेस्टिंग के लिए इन्वायरमेंट है, उसी को बोलते हैं हम लोग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो फिर से समझ लो क्या है, मान लो आप पेटीएम ऐप बना रहे हो, तो पेटीएम ऐप आपने बनाया और आपने पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया बना के। अब उसमें पता चला अरे यार कोनो का डाटा चोरी हो गया, कोनो ससुरा पेमेंट में हैक कर ले गया, कोनो का क्या करे जगह स्क्रीनशॉट शेयर करके झूठों में रेफरेंस नंबर चेंज करके स्क्रीनशॉट शेयर करके और क्या किया, पेमेंट दिखा दिया। तो 50 ठो एरर आपको दिख गई जब आपने पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च कर दिया था और एकदम आपका कबाड़ा हो गया था, है ना। उसके बजाय आप करते क्या, आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टेस्टिंग करते, आप एक छोटे से एरिया लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट करते, देखते यार हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमी है, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट है, फिनटेक प्रोडक्ट बोलते हैं, उन प्रोडक्ट्स को देखते क्या क्या कमी है, फिर ले जाते पूरे इंडिया लेवल पे लॉन्च करते। वही चीज है, क्या होता है ना, मार्केट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इन अ कंट्रोल टेस्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, बस इतना समझिए, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, तो जहां पर रेगुलेटर परमिट करता है कि ठीक है तुम यहां पर टेस्टिंग के लिए ये चीज कर लो, इसको बोलता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, ठीक है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कौन कराता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आरबीआई कराती है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ये दिमाग में रख लीजिए मन करे तो, ठीक है, अगला काम का नहीं है। पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट अगला टॉपिक हम लोग आए थे, तो माइक्रो, है ना। अभी हम लोग को पढ़ना है 30 पेज टोटल, और ये हम लोग की चल रही है चौथी क्लास, ठीक है। मान लो हम लोग एक बार थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, ये चौथी क्लास चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ तक पढ़े, अगर पेज नंबर 40 तक एटलीस्ट हम लोग पेज नंबर 40 तक मूव करें तो अगली क्लास में ये खत्म हो सकता है, ठीक है। तो अभी आपके 47 मिनट अच्छा खासा समय गया, बीच में 5 मिनट बकैती वाला भी चला गया, कोई बात नहीं। माइक्रो फाइनेंस रेगुलेशन, अब माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, तो ये देखो माइक्रो फाइनेंस मतलब, देखो फाइनेंस क्या होता है, बड़ा मतलब वित्तीय पैसा लेन देन, यही तो फाइनेंस होता है। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे लेवल का लेन देन, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, बैंकिंग सर्विस है जो अनएम्प्लॉयड यानी जो बेरोजगार या निम्न इनकम वाले व्यक्ति या उनके समूहों को हेल्प करता है कि वो पॉवर्टी से बाहर आ जाए, और इसके लिए उनको सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है, वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका फायदा क्या क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव से देख सकते हैं। एसेट क्रिएट करता है, जैसे मान लो जैसे मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड भी हूँ, लो लेवल ऑफ इनकम ग्रुप में भी आता हूँ, सब चीज हूँ। तो मान लो मुझे 50,000 रुपए मिले, तो मैं क्या करूंगा, तुरंत जाके एक चमका हुआ फोन खरीदूंगा, है ना। ये नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, उसको कहीं इन्वेस्ट करूंगा, कुछ लगाऊंगा, जिससे एसेट क्रिएट होगा, वुमेन इंपावरमेंट होगा, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को कुछ छोटा मोटा पैसा मिल गया, 50-60 हजार रुपया, वो अपना क्या किए, वो अपना लिज्जत पापड़ उपड़ बना के बेचने लगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में सुधार होगा, पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा, है ना, आय जनरेट होगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पॉवर्टी एलिवेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। भाई आप पैसा दे रहे हो किसी को, तो बैंकिंग खाता बता तो खुलवाओगे ही ना। ह्यूमन रिसर्च की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, भाई मैं किसी अच्छे काम में लग जाऊंगा। तो यही है, ध्यान में रखना, इसका जो ओरिजिन है ना, ये हुआ है बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, है ना, यहां से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का ओरिजिन हुआ है। बस इतना एक छोटी सी बात है, दिमाग में रखना है,
छोटी सी बात है, वो दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, अगर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत के लेवल पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जैसे यूपीएससी खासतौर पे, यूपीपीएससी तो ये नहीं पूछेगी, यूपीएससी खासतौर पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्तीयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। तो कुल सूक्ष्म वित्तीयन का ऐसे दे देगी कि 50% से अधिक हिस्सा दक्षिण भारत पर केंद्रित है। तो ध्यान रखें, नहीं ईस्ट ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, है ना, ये 40% है और बाकी दक्षिण भारत में 27%। ये दो मेजर आपको दिमाग में रखना है, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा संकेंद्रण ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद दक्षिण भारत में है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो पैसा उन्होंने दिया है। अब ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भैया बंगाल के आसपास है और बांग्लादेश में इसका उदय हुआ, तो सीधी बात है बंगाल में जाते बढ़िया से ये काम करेगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। उसकी डिफिनीशन बताई गई है, ठीक है ना, उसकी डिफिनीशन बताई गई। देखो भारत में क्या है, बेसिकली सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, एनजीओ और बैंक मिलकर ये काम करते हैं सबसे ज्यादा। मतलब देखो ये चीज बहुत डिस्कशन नहीं करूंगा, माइक्रो फाइनेंस मतलब जो आवश्यक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा पैसा उपलब्ध कराना, सिंपल सी बात है। थोड़ा पैसा, छोटा इंश्योरेंस, कि भाई आप कोई 20,000 का सामान लेके कहीं जा रहे हो तो उसका इंश्योरेंस करा देना 200 रुपए में, कि सामान को कुछ क्षति होगी तो आपको मिल जाएगा, वो सब क्या है, माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिफिनेशन बताइए, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे? तो ऐसी एनबीएफसी जिसके पास 5 करोड़ का फंड हो और वो डिपॉजिट जमा नहीं करती हो, ठीक है, वो डिपॉजिट नहीं जमा करती हो, उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखिए, बहुत ज्यादा मतलब इसका डिफिनेशन नहीं पूछेगा, एकदम चिल मारिए, एकदम नहीं पूछेगा कि एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन है ना। टेस्ट सीरीज में पूछना होगा तो पूछ भी देगा, कोई मतलब नहीं है ना। अभी क्या हुआ कि आरबीआई ने, देखो इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे मैं थोड़ा सा एक बार बताता हूँ कि मान लो कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो आइडिया या फिर एयरटेल, छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अब ये क्या करते थे ना, इनको मान लो लोन देना है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो ये क्या करते थे, इनको पैसा लेना पड़ता था बैंकों से, ठीक है, बैंकों से पैसा लेना पड़ता था उधार। तो बैंक और इनके कामों में आपको दिख रहा है हितों का टकराव, ये दिख रहा होगा। इसके बाद मान लो एक व्यक्ति हूं, मान लो मैं, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कई सारे पकड़ लूंगा, क्योंकि इनके पास डेटा वेटा सही से होता नहीं था। मैं क्या करूंगा, कई जगह माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन ले लूंगा और लेके डुबा दूंगा पैसा। तो बहुत सारे ऐसे कारनामे होते थे जिसके लिए क्या हुआ इनके लिए। और तीसरा एक जो बड़ा कारनामा ये भी होता था कि ये लोग बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, अगर मान लो आप पैसा लेके भगे तो बहुत कठोर कार्रवाई करते हैं, इनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं, ठीक है, 3% मंथली, इतनी ज्यादा ब्याज दर भी होती है, इवन कई केस में देखा गया 10-10% तक लगा रखा है। इस कारणों से इसको रेगुलेट करने की बात हुई कि भैया इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो आरबीआई, है ना, तो आरबीआई ने क्या किया, देखिए जो रेगुलेशन था, है ना, तो रेगुलेशन पहले से था। चुप हो जा भाई। Something went wrong. Please try again. कहाँ है इसका दिमाग खराब हो गया, है ना। तो देखो इनके रेगुलेशन के लिए अभी जो फ्रेमवर्क है उसमें कुछ कुछ बातें कही गई, अब इसमें चेंज लाया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ आरबीआई ने चेंज प्रपोज किए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बस एक दो चीजें हम लोग दिमाग में रख लेंगे, जो चेंजेस है, बहुत सारे चेंजेस है, मेनली मेंस में आप थोड़ा चाहो तो पढ़ सकते हो, जरूरत भी नहीं है, मेंस में भी ये क्वेश्चन नहीं बनता है। एक दो जो बेसिक जो चेंज है वो हम ध्यान में रख लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम मैनेज कर पाए। यूपीपीसीएस से बिल्कुल नहीं आएगा, चिल मारिए, है ना, चांस ही नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। तो पैरामीटर जो चेंज किया, है ना, तो पहला है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस बारोवर, जो लोन करता है, जो उधार करता है, उसका परिभाषा क्या होगा। तो बोला बारोवर विद एनुअल हाउस होल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग 1,25,000 फॉर रूरल, 2 लाख फॉर अर्बन एंड सेमी अर्बन एरिया। तो कह रहा है माइक्रो फाइनेंस बारोवर उसी को बोलेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर उसकी आय पूरे साल में 1,25,000 से कम, शहरी क्षेत्र में 2 लाख से कम होगी तब। ये पुरनके रेगुलेशन में। नए वाले में कहा all regulated entity for the purpose of common definition with addition to board approval policy from all regulated entity enumerating factors considered for assessment of household income। सेम चीज रहेगी, बस हाउस होल्ड इनकम के असेसमेंट के लिए क्या करेंगे, है ना, एक पॉलिसी बनाएंगे, उसको ध्यान में रखेंगे और कुछ और भी फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे कि आपकी 1,25,000 इनकम में क्या क्या माना जाएगा, ठीक है, यही सब बकैती है, ठीक है। तो
इसमें हम लोग बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कुछ मतलब नहीं है कि अब है ना लिमिट कितना होगा, ये सब आप नहीं याद कर पाओगे यार, मैं बता भी दूंगा अगर बताने को ना तो आपके बस का नहीं है सब याद करना। इसको बस इतना दिमाग में रखिएगा कि कहाँ से स्टार्ट। देखो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डिफिनेशन आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वो भी यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल नहीं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हुआ, ये दोनों जगह के लिए, यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, कि ये बांग्लादेश से 1983 में स्टार्ट हुआ था सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स के माध्यम से। अगला है फैक्टरिंग इन इंडिया। अब ये फैक्टरिंग क्या होता है, शायद किसी ने यही पूछा था, मुझे याद भी नहीं किसी ने क्या पूछा था, जो भी है। अभी इंडिया ने क्या किया, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है ना लाया, वो न्यूज में रहा है, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इस वजह से फैक्टरिंग न्यूज में रहा है। केवल इतना ही समझना, हिंदी में भी सबसे बड़ी बात है, इसको फैक्टरिंग ही कहते हैं, है ना, फैक्टरिंग ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने तो अभी लोग कहेंगे सर हम लोग क्या कहते हैं जो है हिंदी मीडियम में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है ना, फैक्टोरिंग, ठीक है भाई, देखो मैं नीचे लिख रहा ना हिंदी में है ये फैक्टरिंग, इसका यही है, ये है, अब क्या कर सकते हैं, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हिंदी में इसको फैक्टरिंग कहते हैं। होती क्या है फैक्टरिंग, ये बस समझना है कि फैक्टरिंग क्या होती है। देखो फैक्टरिंग ये होती है कि भैया मान लो 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहाँ पर एक बायर, ठीक है, बायर है, एक है सेलर, ठीक है, और एक है कोई जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पे कर लो, थर्ड पार्टी है ना। अब क्या हुआ, सेलर ने अपना सामान बेचा बायर को, ठीक है, तो मान लो 1,000 रुपए का बायर को सामान बेचा सेलर ने, बायर ने कहा ठीक है पैसा दे देंगे, है ना। और सेलर ने क्या किया, उसको एक रिसिप्ट दी, ठीक है, एक रिसिप्ट दी। अब क्या होगा, इसको देखो पैसा मिलने में, जैसे कई बार क्या होता है ना, मान लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में खास तौर पे, कि पैसा मिलने और एक्सचेंज होने में काफी समय लगता है। वो एक बार बैंक अकाउंट में आता है, वहां से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है 55 दिन। तो हम लोग का अभी यूट्यूब की इनकम आई कुछ समय पहले पहली बार, है ना, यूट्यूब से जो रेवेन्यू आया कुछ समय पहले पहली बार आया, आने के हफ्ते 10 दिन बाद वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होके आया। एक सेलर के लिए यार ये हफ्ता 10 दिन खास तौर पे ऐसे बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो क्या करता है, ये रिसिप्टवा दे देता है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी को रिसिप्ट देता है, एक तरह से मतलब बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, एक तरह से मतलब बॉन्ड हो गया। वो रिसिप्टवा दे दिया, कहा अब बायर तुमको पैसा डायरेक्ट दे देगा, तुम हमको कुछ उधार दे दो, ठीक है। तो ये समझिए यही होता है फैक्टरिंग, कि इसने आपकी हेल्प कर दी, जो थर्ड पार्टी है उसने आपकी हेल्प कर दी, इसको कुछ कमीशन प्राप्त हो गया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा प्राप्त हो गया बायर से, बस सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग इज अ ट्रांजेक्शन वेयर एन एंटिटी सेल्स इज रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी, अ फैक्टर लाइक अ बैंक और एनबीएफसी फॉर इमीडिएट फंड, ठीक है, समझ में आया, कि तत्कालिक रूप से फंड मिल जाए। मैंने आपसे कहा कि भैया वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के खास तौर पे बिजनेस में तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गया, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, अगले खरीदार के लिए सामान मैनेज करना है, तो आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी को रिसिप्ट देते हो, कहते हो यार थोड़ा पैसा दे दो मेरा काम हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, फैक्टरी हो गई। अब है ना, तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, खास तौर पे देखो एमएसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास लिक्विडिटी का मुद्दा है, जिनके पास तरलता उपलब्ध आसानी से नहीं है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। आप इस बात को समझ पाएगा जो मैंने आपसे समझाया, बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 दिन में तो बिजनेस ही बंद हो जाता है ना, ठीक है। तो ये मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहां पर बनी यूके सिन्हा कमेटी ऑन एमएसएमई, ये पूछ चुका है यूपी विशेष, ऑर्डर पूछा था एमएसएमई पर, यूके सिन्हा भी थी उसमें, to liberalize the restrictive provision and ensure a strong regulatory mechanism, the Amendment Act was enacted with RBI notifying its significant regulation, ठीक है। अब देखो क्या हुआ ना, ये फैक्टरिंग बिजनेस आपको दिख रहा है कितना महत्वपूर्ण है। हुआ ये कि इसमें बहुत कम कंपनियां एक्टिव थी, जैसे देखो only 7 NBFCs received factoring business registration for RBI, ठीक है। जैसे इसमें कुछ रेगुलेशन इतने टफ थे ना, जैसे ये था कि अगर आप एक फैक्टरिंग बिजनेस में हो, आप एक एनबीएफसी हो जो फैक्टरिंग बिजनेस करना चाहते हो, आपका प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस फैक्टरिंग होना चाहिए। तो इस कारण से एनबीएफसी रजिस्टर ही नहीं हो रही थी, तो आरबीआई ने क्या किया, उन रेगुलेशन को थोड़ा क्या किया है, यूके सिन्हा कमेटी के आधार पर थोड़ा लिबरलाइज किया है, उसको साधारणीकरण किया है, आसान बनाया। तो वही सब बात है ना।
उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या किया, रिमूविंग द फैक्टरिंग एज अ प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। इतना समझिए, कुछ और समझने की जरूरत नहीं, बस बाकी सब बकायती है। ये चेंज किया, वो चेंज किया, रेगुलेशन पावर आरबीआई को दिया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एकदम मतलब चिंता मत करिए, फैक्टरिंग ही डिफिनीशन पूछ सकता है कि फैक्टरिंग क्या है, बस क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछेगा। अगला, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च टू बोल्स्टर लेंडिंग इकोसिस्टम। अब ये सिंपल सी बात समझो, अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम, ये एएएस क्या है। देखो, भारत में कितने करोड़ लोग हैं, सबके करोड़ों लोगों के खाते की जानकारी इस सिस्टम में जाएगी। ठीक है, इस सिस्टम में जाएगी। इससे क्या होगा, है ना, जैसे मान लो, जैसे एक सिविल आपने सुना होगा, सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा सिविल। आप जितना लोन वोन लेते हो सबकी जानकारी इसके पास जाती रहती है। तो जो नए आपको, आप कहीं नए जगह लोन पे अप्लाई करते हो तो पहले सिविल से आपकी रिपोर्ट लेते हैं, देखते हैं कि आप हेल्दी हो कि नहीं, मतलब आप पैसा चुका पाओगे कि नहीं, आपकी औकात है चुकाने की कि नहीं। तो वो ये काम करता है सिविल। इसी तरह से एक डेटा के लिए ये बना गया अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। ये क्या करेगा, आपके अलग अलग डेटा और तरह के डेटा, जैसे सिविल के पास तो केवल आपके लोन की इंफॉर्मेशन होती है, या आपके और डेटा कि आप खर्चा कैसा करते हो, कहाँ करते हो, इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ किया, है ना, क्या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्या आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, हर चीज आपका डेटा दिखेगा बहुत सारा, और इंफॉर्मेशन देगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, लोन कंपनीज को, ताकि क्या हो, लेंडिंग को सिस्टम भारत में अच्छा हो जाए, एनपीए इत्यादि की समस्या कम से कम हो। ठीक है, ये समझना। अच्छा, इसके लिए भैया आपको दिख रहा होगा एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि निजता का प्रॉब्लम, कि आपका सारा डेटा भाई कहीं पर जा रहा है ना, उसका दुरुपयोग हो सकता है। उसके लिए आपको कंसेंट मिलेगा, लास्ट से कंसेंट मांगा जाएगा। अगर आप कंसेंट दे तो पूछता है ना कि अच्छा, मोबाइल हम लोग मान लो कोई नया मोबाइल खरीदते हैं, आते हैं तो मैं धर 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 खोलते जाते हैं हम लोग, तो लोग पूछता है कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट, पता नहीं क्या क्या ऐसा लंबा चौड़ा दिया जाता है। मुझे नहीं लगता किसी ने देखा भी होगा कभी उस पर बटनिया दबा के, है ना, उतना लंबा चौड़ा होता है कि सिर में दर्द हम लोग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भैया बिना एक्सेप्ट किए हम आगे बढ़ नहीं सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। तो पढ़ के भी क्या उखड़, मान लो उसमें लिखा भी है कि आपका डेटा जो है, आपके साउंड का सैंपल हम लोग भेजेंगे, एप्पल के पास आपका साउंड का सैंपल भेजेंगे, भेज लो भाई, क्या उखाड़ लोगे मेरा। पीएम होते तो नहीं देते आपको, है ना, कुछ अपने लिए स्पेशल मोबाइल बनवाते। तो वही सब है बकेटी। क्या सिग्निफिकेंस, हेल्प फर्म्स टू एसेट द assess the credit worthiness of small business, recommended wealth management product to individual or tailor an insurance policy for a family। तो ये मतलब समझ लो भारत में ये पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बहुत अच्छा कर सकता है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम को कर सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा। क्यों, मैंने ऐसे कहा, सब जानकारी है। तो मान लो उसने देखा आपके, आप यार यहाँ खर्चा कर रहे हो, यहाँ से रोज आप एक टीचर हो, रेगुलर ट्रेवल कर रहे हो इस रोड से, और ये रोड बड़ा एक्सीडेंट प्रोन है, तो कहेगा, आपको फोन आएगा, कहेगा हम XYZ इंश्योरेंस कंपनी बोल रहे हैं, और एक काम करो तुम इंश्योरेंस करा लो। ठीक है, यही सब बकैती होगी यहाँ पर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया, बस इतना दिमाग में रखना है। अकाउंट एग्रीगेटर एज ए स्पेशल क्लास ऑफ एनबीएफसी आरबीआई अब बनाएगी, इसको भी आरबीआई क्या मानेगी, एनबीएफसी मानेगी। तो ये क्या करेगा, फाइनेंशियल एंटिटी होगा टू कंसोलिडेट ऑल द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल एंड प्रेजेंट इट इन रीडर फ्रेंडली मैनर। तो सारा डाटा एक जगह रखेगा, रीडर फ्रेंडली मैनर के रूप में उसको प्रेजेंट करेगा। ठीक है, बस वही सब बकैती। आरटीजीएस और नेफ्ट, तो पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि आरटीजीएस और नेफ्ट को कंट्रोल कौन करता है, मतलब कौन इसका रेगुलेशन करता है, आरटीजीएस और नेफ्ट। और ये भी बताना है आईएमपीएस का कौन, मतलब आईएमपीएस को चलाता कौन है, आरटीजीएस और नेफ्ट को कौन चलाता है। ठीक है, देखो यही डिफरेंस पूछता है इसमें, और कुछ है नहीं अंतर। तो आईएमपीएस को चलाता है एनपीसीआई, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। ठीक है ना। तो आईएमपीएस को चलाता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि आरटीजीएस और नेफ्ट को कौन चलाता है, आरबीआई। ये दिमाग में रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब यहां से इसके माध्यम से आप पैसा भेजते हो तो तुरंत के तुरंत सेटलमेंट, मतलब तुरंत आपके अकाउंट में चला, आपने आरटीजीएस किया तुरंत आपके अकाउंट में पैसा चला गया। लेकिन नेफ्ट का क्या मतलब है, नेशनल ई फंड, क्या है एक बार फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, कुछ लिखा है कहीं पे, एनईएफटी फंड ट्रांसफर ही है कुछ, एनईएफटी नेशनल ई, देख लेते हैं हम लोग, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, हाँ वही ई फंड ट्रांसफर, है ना, ये लिखा है, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। अब इसमें क्या है, देखो अंतर है थोड़ा, बस यही चीज हम लोग को देख लेना है, यही हमारे काम का है और कुछ काम का है नहीं। और क्यों रिसेंट, देखो समझिएगा, देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार ये मैगजीन सही है। देखो न्यूज में क्यों रहा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है,
न्यूज में रहा इसलिए कि आरबीआई अब इसको नॉन बैंक के लिए भी ओपन कर रही है। अब नॉन बैंक वाले भी, जैसे क्या होता है, आप कभी भी आरटीजीएस और नेफ्ट करते हो तो आपको एक चाहिए होता है आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, आपको आईएफएससी कोड चाहिए होता है, जैसे लिखा ना PUNB 91,600 ऐसे समथिंग कुछ लिखा होता है, 11 डिजिट का कोड होता है ना। तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए होता है कोई भी फंड ट्रांसफर आरटीजीएस और नेफ्ट करने के थ्रू, है ना। तो नॉन बैंकिंग कंपनी को अभी तक ये था नहीं, अब आरबीआई ने ये भी अलाउ कर दिया। ठीक है, आरबीआई ने ये भी अलाउ कर दिया और सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के दायरे में, है ना, इनको भी ला दिया। ठीक है, नॉन बैंक्स को भी ला दिया, जैसे कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेवल एटीएम, है ना, इनको भी अलाउ कर दिया कि ठीक है आप भी आ जाओ हमारे सेंट्रल पेमेंट सिस्टम। और सेंट्रल पेमेंट सिस्टम में क्या है, दो चीजें हैं, आरटीजीएस एंड नेफ्ट, दो चीजें हैं सेंट्रल पेमेंट सिस्टम में। इस कारण ये न्यूज में रहा। लेकिन यूपीएससी यूपीपीसीएस क्वेश्चन कहां से बनाएगी, इन दोनों के अंतर में से बनाएगी। यूपीपीसीएस वाले दो कथन देंगे, देखो सुनो। यूपीपीसीएस का नेफ्ट जो आरबीआई द्वारा प्रबंधित है, इसके माध्यम से पैसा तत्काल खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आरटीजीएस, आरटीजीएस के माध्यम से मिनिमम 2 लाख का ट्रांजैक्शन अनिवार्य होता है और इसके माध्यम से पैसा आधे घंटे पश्चात अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, आधे घंटे पश्चात अकाउंट में ट्रांसफर होता है। कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, डिफिनेशन हमारे लिए। तो अब ये चीज हमको समझना जरूरी है कि देखो एनईएफटी क्या है, ई फंड ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इसमें आधे घंटे के बाद सेटलमेंट होता है। जैसे मान लो आपने एनईएफटी किया किसी को, है ना, आपने एनईएफटी किया, है ना, दूसरे ने एनईएफटी किया, सब एक जगह जाके बैंक में इकट्ठा होते जाता है। जो 30 मिनट होता है तो 30 मिनट बाद सब जिसको आपने किया था उसके अकाउंट में चला जाता है 30 मिनट के बाद एनईएफटी। ठीक है, एनईएफटी 30 मिनट के बाद चला जाता है अकाउंट में। तो क्या लिखा है, हैपेंड इन बैचेस। एनईएफटी क्या होता है, हैपेंड इन बैचेस, सेटलमेंट अकर एवरी 30 मिनट, 30 मिनट बाद सेटलमेंट होता है। इन आरटीजीएस का नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, इंस्टेंटेनियस होता है ना। अब इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दिमाग में रखना है। ठीक है, ₹1 मिनिमम आप इसमें कर सकते हो और मैक्सिमम जितना मन करे उतना आप ट्रांजेक्शन लिमिट इससे कर सकते हो। हालांकि बैंक अपना अपना एक लिमिट सेट कर सकते हैं, भैया इससे ज्यादा हम नहीं करने देंगे एनईएफटी। लेकिन आरटीजीएस में मिनिमम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करना अनिवार्य है। तो ये अंतर है, बहुत महत्वपूर्ण दिमाग में रखना है कि 2 लाख रुपया मिनिमम ट्रांजेक्शन करना है। देखो यहाँ पे आरबीआई चेंज वेंज लाती रहती है, तो अगर कोई रिसेंट चेंज आया होगा तो घबराना नहीं है। अगर आरटीजीएस नेफ्ट के विनियमों में कोई रिसेंट चेंज आया होगा रेगुलेशंस में, वो हम लोग आने वाली क्लासेस में उसको अपडेट कर देंगे, परेशान नहीं होना। अभी के लिए ये जानकारी आपके सामने है। ठीक है, ये आपकी जानकारी, हाँ, आपके सामने में है। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी मैंने आपसे बता दिया, डिस्कशन कर लिया। ठीक है, फिर अगला जो है बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए, ई रूपी, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला क्या था वो प्रोविजनिंग रेशियो, दूसरा ई रूपी। अब ई रूपी क्या है, तो आपके देखो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ई रूपी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन 1 देगा कि ये जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, भारत की प्रथम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ध्यान रखिए ये नहीं है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, है ना। बाकी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, समय थोड़ा बचाना है, जल्दी शॉर्ट रिवीजन कर है। ई रूपी का एक प्रकार का बाउचर है, जैसे अमेजन का बाउचर होता है ना, वैसा ई रूपी बाउचर है। तो वो क्या होगा, आप मान लो आपको ऐसे समझ लो, मान लो आपको एनजीओ को रुपया देना था, मान लो आपको एनजीओ, मान लो कोई हेल्थ एनजीओ है। ठीक है, हेल्थ एनजीओ जो गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो या तो आप 5,000 रुपया सीधे कैश दे दो एनजीओ को, लो भाई तुम गरीबों को देख लेना, है ना। या आप क्या कर सकते हो, 5,000 रुपया आपने एक अस्पताल को दिया, एक आपने अस्पताल को दिया, 5,000 रुपया हमसे लो, हमको एक बाउचर दो तुम 5,000 का। ठीक है, 5,000 का बाउचर दो। आप इस बाउचर को एनजीओ को दे दो कि भैया तुम किसी का इलाज कराना, ये बाउचर वाले जाके अस्पताल में दे देना, तो ये तुम्हारा भजा जाएगा और तुमको जो है तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने इंश्योर कर लिया ट्रांसपेरेंसी, आपने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर ली विथ बाउचर। आप 5,000 रुपए कैश देते, हो सकता था वो यूज ही ना करते, खुद खा जाते। इस तरीके से आपने इंश्योर कर लिया कि वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, चीजें ट्रांसपेरेंट होगी। तो बस ई रूपी का एक प्रकार का बाउचर है, सिंपल सी बात है, शॉर्ट में समझो बाउचर है। इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। एनपीसीआई ने डेवलप किया, ये दिमाग में रखिए, अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे, इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इन सब के माध्यम से कि किन किन सेक्टर में इसका यूज करेंगे। तो भविष्य में सब सेक्टर में यूज करेंगे। मान लो हम लोग यूपीएससी हिंदी को एनजीओ बनाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, 5,000 रुपए का
एक बाउचर हम लोग को दे दोगे कि ठीक है सर, आपको बोर्ड वोर्ड लगवाना है, अगली बार कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराना है, तो ये बाउचर ले जाइए, इस दुकान पे दीजिए, आपको इतना सीमेंट गिट्टी बालू मिल जाएगा, ऐसा दोगे। न कि आप सीधे कैश दोगे कि इतने बच्चों को पढ़ाओ तो हम कैश आप रुपया ले लो, ये नहीं काम करोगे, ठीक है। वही है इस तरह का बाउचर। इलेक्ट्रॉनिक बाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम विच इज पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पज स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम, मतलब उस पर लिखा होगा इस व्यक्ति को दे रहे हो और इस काम के लिए दे रहे हो, बस सीधी बात है ना। तो हो गया। प्रीपेड इन नेचर, दिस वाउचर आर लाइक ई गिफ्ट कार्ड एंड द कार्ड कोड कैन बी शेयर्ड वाया एसएमएस और क्यूआर कोड। सिंपल सी बात है ना, कुछ है नहीं। प्रीपेड का मतलब पहले आप पैसा दे देते हो। अगला है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये क्या है, आरबीआई ने इसको बनाया, ठीक है, मतलब आरबीआई द्वारा ये बनाया गया है। इसका उद्देश्य है 30 लाख टच पॉइंट बनाए जाए हर साल डिजिटल पेमेंट के लिए। तो डिजिटल पेमेंट की अवसंरचना को वृद्धि के लिए आरबीआई ने स्टार्ट किया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब्सिडाइज करेगा डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टीयर 3 टू टीयर 6 सेंटर नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल फोकस करके। मतलब भैया पीओएस मशीन है ना, क्यूआर कोड, इन सबको बनाने के लिए क्या करेगा, सब्सिडी देगा टीयर 3 से टीयर 6 शहरों में खास तौर पे, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अब अगला है भीम यूपीआई। भीम यूपीआई क्यों न्यूज में रहा, है ना, क्योंकि भूटान हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है, एंड सेकंड कंट्री आफ्टर सिंगापुर टू हैव भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस एट मर्चेंट लोकेशन। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ये दो पूछ सकता है कि क्यूआर कोड के लिए हाल में ही कौन सा देश भीम यूपीआई को अपना रहा है या भीम यूपीआई को मान्यता दी है क्यूआर कोड के लिए, तो उसका आंसर है भूटान। भीम यूपीआई की एक्सेप्टेंस किसने पहली बार की, तो सिंगापुर। तो ये दिमाग में रखना है। जैसे नहीं आप दुकान पे जाते हो यार, तो ऐसे क्यूआर कोड इठो रहता है, ऐसे बिंदी 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 क्रॉस क्रॉस बना रहता है, ऊपर फोटो इठो लगा रहता है, नाम लिखा होता है, पेमेंट करते हो तो उसके स्कैन करके पेमेंट कर देते हो। तो भूटान ने पहली बार ये वाले चीज के लिए भारत के यूपीआई स्टैंडर्ड को अपनाया है, ठीक है। और सिंगापुर भीम यूपीआई जो दुकानों में भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। भीम यूपीआई ने, आप ये भी देख लो, 2016 में बना था, एनपीसीआई इसको यूज करता है, ठीक है। एनपीसीआई मतलब एनपीसीआई ने बनाया था, ठीक है। तो दो दो चीज और महत्वपूर्ण है, तो ये भी यूपी पीसीएस वाले खास तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हार्बिंजर 2021 क्या है, आरबीआई का ग्लोबल हैकेथॉन है। इसका थीम क्या था, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स टू डेवलप सॉल्यूशन दैट हैव पोटेंशियल टू मेक डिजिटल पेमेंट एक्सेसिबल टू द अंडरसर्व्ड, मतलब गरीब या फिर जो वंचित लोग हैं उनके लिए डिजिटल पेमेंट आसानी से उपलब्ध हो सके। इसके लिए आरबीआई ने हैकेथॉन कराया, हैकेथॉन का नाम रखा हार्बिंजर 2021। बस दिमाग में रखना, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में पूछ सकता है, ठीक है, दोनों में पूछ सकता है। फिर अगला है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, कौन जारी करता है, आरबीआई। इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान में रखिए, बहुत है, ठीक है है ना। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, आरबीआई, बस ये ध्यान रखना है कुछ काम करने अगला है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज होता है भारत में, जैसे एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज करते क्या है, देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, बायर और सेलर के बीच में, ठीक है, बायर और सेलर के बीच में क्या करते हैं, मीडियम का काम करते हैं। मतलब बायर को बताते हैं कि ये सेलर उपलब्ध है और सेलर को बताते हैं कि बायर्स उपलब्ध है किसी शेयर के, किसी कंपनी के। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इसी प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज। जैसे समझ लो भारत में बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर हैं इवन, फॉर एग्जांपल जैसे यूपीएससी हिंदी ही एक प्रकार की इंटरप्रेन्योर है, जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग का क्या उद्देश्य है कि मार्केट में जिस कोर्स की फीस 40,000 है वो कोर्स 4,000 में लाया जाए। हम लोग का उद्देश्य है कि भैया जो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हम लोग देखिए कोई भेदभाव नहीं करते, अमीरों के साथ भी नहीं, गरीबों के साथ भी नहीं। हम लोग का उद्देश्य है कि भैया एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कम कॉस्ट में सब तक पहुंचनी चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। ऐसा नहीं करते हम लोग कि अमीर है तो नहीं तुम 4,000 फीस दोगे, ये सब कोई काम नहीं।
है ना, ये काम हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग ये कर देते हैं कई बार कि गरीबों को थोड़ी सब्सिडी दे देते हैं, वो काम कर देते हैं। तो हम लोग क्या है कि इंटरप्रेन्योर है, हम लोग चाहते हैं कि भैया ये जो चीजें हैं, पढ़ाई की चीजें, वो हर जगह पहुंचे, है ना, शिक्षा हर जगह तक पहुंचे। जैसे भविष्य में अभी हम लोग आगे जाके अलग अलग क्लास 6 से 12, है ना, IIT JEE हर सेक्टर में हम लोग घुसने का इरादा रखते हैं। एजुकेशन को व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए जरूरी है। हम लोग एक प्रकार का सोशल इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, सामाजिक क्या कर रहे हैं, उद्यमिता कर रहे हैं। हमें पैसे की जरूरत है, सिंपल सी बात है। अब पैसे की जरूरत है तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो चंदा मांगे, या तो इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करें कि भैया तुम पैसा दो पैसा दो पैसा दो, या तो और इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करने के लिए हमें खोजना पड़ेगा कि कौन है, तो जैक लगाना पड़ेगा, अरे यार ये इंसान कर सकता है, ये इंसान पैसा, उसके पास जाए कि भैया थोड़ा पैसा दे दो, इंटरनेट लगवाना है, थोड़ा तुम पैसा दे दो, ये काम करना है। एक ऑप्शन ये है। हमारे जैसे बहुत सारे एनजीओ भारत में जो अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको समय पर पैसा नहीं मिल पाता, उनके पास पैसे की उपलब्धता कम है। इसके लिए बना दी गई एक स्टॉक एक्सचेंज, उसका नाम रख दिया सोशल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर क्या होगा, कुछ लोग होंगे जो पैसा देना चाहते होंगे, कुछ लोग होंगे जो पैसा लेना चाहते होंगे। ठीक है, पैसा देने वाले डिसाइड करेंगे कि हम इन इन सेक्टर में पैसा दे सकते हैं, इन इन सेक्टर में पैसा दे सकते हैं। पैसा लेने वाले डिसाइड करेंगे हम इन इन सेक्टर में पैसा लेते हैं, और ये इन दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कनेक्ट करेगा। अब आप कहोगे सर इनका फायदा क्या है, तो पहली बात तो इनका फायदा ये है, खास तौर पे CSR, जो कंपनीज होती है, कंपनी को CSR के थ्रू पैसा देना होता है, वो क्या करेंगे, इन स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पैसा अपना व्यय कर सकते हैं कंपनीज। कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार हमारा पैसा अच्छी जगह लगे, हमने पैसा कमाया। जैसे क्या होता है कि पाप कर लिए, मान लो खूब पैसा भ्रष्टाचार किए 1 आध करोड़ का, तो सोचे यार अब तो भाई यमराज कल ही आ जाएंगे ले जाने, एक काम करते हैं 10 लाख का दान कर देते हैं, तो पाप कुछ कम हो जाएगा। तो भाई ये स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए भी है। ठीक है, उन लोग के लिए भी है जो क्या होता है, उनको याद बोला जाता है, कुछ नाम होता है स्पेसिफिक, मुझे फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसा ही कुछ कुछ जो भी बोला जाता है ना, ये दिमाग में रखिएगा, है ना। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, वही है सेबी। अब ध्यान रखो, सेबी ने सेबी इनको रेगुलेट करेगी। पहली बात, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेशन कौन करेगी, सेबी करेगी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दिमाग में रखिएगा, है ना, ये दिमाग में आपको रखना है। अब ये क्या लिखा है, so as a regulated funding platform to allow for profit social enterprises and for non-profit organization with a social purpose to raise fund। सिंपल सी बात है। तो जैसे हम लोग का उद्देश्य क्या है भाई, देखो यूपीएससी हिंदी फॉर एग्जांपल, हम लोग फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज है भैया, हमें पैसा कमाना है खुद भी, है ना, केवल और केवल हम लोग नॉन प्रॉफिट नहीं, हम लोग को भैया पैसा खुद के लिए भी कमाना है, हम लोग का भी घर दुआर है। ठीक है, तो फॉर प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो खुद पैसा न कमाना हो, उनका उद्देश्य पूरी तरह से कल्याण करना हो, इन सबको पैसा इकट्ठा करने के लिए मदद करेगा। ठीक है, मदद करेगा, ये दिमाग में आपको रखना है। अब वही सब बताया कि क्या क्या होगा, तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना, पूरा बताया कि कॉर्पस ऑफ 100 करोड़ होना चाहिए, सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, वो सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, वो सब हमारे काम का नहीं है। कुछ हम लोग सेबी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सेबी ये यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक चीज पहले और बता देता हूँ, उसका नाम है इम्पैक्ट बॉन्ड। इम्पैक्ट बॉन्ड, है ना, या फिर इसको कई बार सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये एक चीज हम लोग समझ लेते हैं पहले, ताकि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से आप रिलेट कर पाओगे कि वहां पे भी ये काम किया जा सकता है। जैसे क्या होता है ना कि देखिए बॉन्ड, मान लो एक कंपनी है सपोज, या कंपनी नहीं, ऐसा समझ लो, मान लो सरकार है, दिख रहा है क्लियर, इससे अब दिखेगा। तो जैसे मान लीजिए सरकार है ना, अब सरकार को क्या करना होता है, सरकार को मान लो एक स्पेसिफिक एरिया में हेल्थ और सैनिटाइजेशन के लिए मान लो काम करना है, सैनिटाइजेशन के लिए काम करना है। ठीक है, हेल्थ और सैनिटाइजेशन के लिए मान लो काम करना है सरकार को। ठीक है, सरकार क्या करती है, खुद पैसा लगाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है, और मान लो सरकार 1 लाख रुपए लगाती है ना, तो सामान्यतः क्या होता है, 1 लाख रुपए खर्चा नहीं होता है, बहुत सारा पैसा लीकेज हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा काम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो भी इंटरेस्टेड होती हैं ऐसे काम को करने के लिए कि ठीक है हम यहाँ पर, मतलब देखो ना, बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट सैनिटाइजेशन सेंटर भी हैं। ठीक है,
ऐसे लोग भी होते हैं जो ये सब काम करना चाहते हैं और उनकी एक्सपर्टाइज भी है। सरकार की एक्सपर्टाइज नहीं है सब में, ठीक है। अच्छा, सरकार जब खर्चा करती थी तो जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो हमारी जनसंख्या नीति 2000 है सपोज, तो जो जो जनसंख्या नीति 2000 उसमें उद्देश्य कितना था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसका मान लो उद्देश्य था कि 2022 तक या 2020 तक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घटा के 100 करना है, मान लो उसका उद्देश्य था। तो आप देखोगे 100 कभी पहुंचेंगे नहीं, हमेशा 150 पहुंचेंगे, 130 पहुंचेंगे, पीछे ही रह जाएंगे हमेशा, अपने लक्ष्य से हम लोग थोड़ा पीछे ही रह जाते हैं हर चीज में, ठीक है। तो सरकार पैसा इन्वेस्ट करती है फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती है। इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी कर सकती है, ठीक है। वही तरह का बॉन्ड है, बस ये है कि सरकार कहेगी भैया, देखो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं या एनजीओ है, सरकार का ये काम करो, तुम्हें हमसे बॉन्ड ले लो, ये बॉन्ड हम तुमको दे दे रहे हैं, एक बॉन्ड, ठीक है। तुम जितना रुपया अपना तुम कोटेशन बताओ, कितना रुपया तुमको खर्चा लगेगा। मान लो फॉर एग्जांपल सरकार का टारगेट है राजस्थान के बाड़मेर में, मान लो सरकार का टारगेट है कि यहाँ पर बाल विवाह की समस्या खत्म करनी है। बाल विवाह क्या एक सोशल समस्या है, मान लो इसका उद्देश्य बाल विवाह को जीरो करना है, जीरो करना है। तो उसने कहा यार हम तुमको एक काम करते हैं, 1 करोड़ का बॉन्ड दे देते हैं, ठीक है, किसी एनजीओ या जिसको भी, तुम हमको ये काम करके दिखाओ, ठीक है, तुम हमको काम करके दिखाओ और जब काम हो जाएगा तो हम तुमको पैसा दे देंगे, काम नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। इसी को बोला जाता है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। तो ऐसा समझिए किसी भी सोशल चीज के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है भाई। कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि यार उनका जो पैसा है वो अच्छी जगह लगे, समाज के काम आए, तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। ऐसे बॉन्ड्स खरीद के एनजीओ इत्यादि को फंड कर सकते हैं, ठीक है, एनजीओ इत्यादि को फंड कर सकते हैं। और जब ये लोग काम कर लेंगे, अगर काम सक्सेसफुल हुआ तो इनको पैसा मिलेगा, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। सक्सेसफुल होने पे ही पैसा मिलेगा, रिस्क होता है। और लेकिन बस इसका फायदा क्या है, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड का इन्वेस्टर के नजरिए से केवल एकमात्र फायदा है कि उसका पैसा अच्छी जगह लगा, केवल एकमात्र फायदा है। और सामान्यतः जब प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ये भी ध्यान रखते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट काम हो। वो अपने सिक्योरिटी के लिए सारा काम एनजीओ को डंडा कर देंगे, एकदम परेशान कर देंगे, भैया काम होना चाहिए। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड समझ में आया क्या होता है, वहीं से ऐड कर देना है। भारत में पुणे, पुणे की पिपरी चिंचवाड़ है ना, पिंपरी चिंचवाड़ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है चिंचवाड़, वो पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है भारत की जिसने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किया है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है, पहली नगर पालिका जिसने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी किया है, ठीक है। और बहुत सारे जारी किए जा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग सेबी पे, शॉर्ट में सेबी को देख लेते हैं। तो सेबी क्या, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको ये पता ही है। देखिए हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के लिए। 1988 में बना था जब, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से बना था, जैसे नीति आयोग बना है, बस आदेश दे दिया बन गया। लेकिन 1992 में इसको सांविधिक दर्जा दे दिया गया, स्टेचुअरी बना दिया गया थ्रू सेबी एक्ट। सेबी एक्ट के सहायता से इसको क्या किया गया, सांविधिक दर्जा दे दिया गया। तो ये दिमाग में आपको रखना है, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, ठीक है। 2015 में कमोडिटी मार्केट भी सेबी को दे दिया गया। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, जहां पर आप अपनी कमोडिटी की ट्रेडिंग, जैसे तेल है ना, चावल, गेहूं इत्यादि की ट्रेडिंग कर पाते हैं, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। तो 2015 में कमोडिटी मार्केट की भी जो रेगुलेशन है वो सेबी को दे दी गई। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ होता है, निम्नलिखित में से किस चीज का रेगुलेशन सेबी करता है, ठीक है। यहां पर 2-4 चीजें आती हैं सेबी से रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है गोल्ड एक्सचेंज। तो गोल्ड एक्सचेंज क्या है, जैसा कोई भी एक्सचेंज होता है, यहां पर क्या करेंगे हम लोग, गोल्ड की खरीद बिक्री करेंगे, वही है गोल्ड एक्सचेंज, सिंपल सी बात है। सेबी अनाउंस्ड फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग अप अ गोल्ड एक्सचेंज दैट विल प्रोवाइड इन्वेस्टर सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो क्या होगा, आप यहाँ पर गोल्ड की सेल और बिक्री करें, मतलब सेल और खरीदी करेंगे है ना, बाई करेंगे, रिसिप्ट दिया जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। जैसे आप क्या करते हो अभी, आप शेयर खरीदते हो कभी शेयर मार्केट में, तो वहां पे क्या होता है, आपको आपको क्या होता है, आपको रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही तो आता है कि हाँ आपके पास इस कंपनी का 10 शेयर हो गया, ठीक है, 10 शेयर इस कंपनी का हो गया, तो ऐसा ही तो रिसिप्ट आता है। तो वही चीज है गोल्ड एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा है अल्गो ट्रेडिंग। अल्गो ट्रेडिंग नाम ही है अल्गोरिदमिक, ठीक है, अल्गोरिदम ऐसे समझ लो, मतलब मैथमेटिकल ट्रेडिंग ऐसे समझ लो। जैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे आप देखोगे जीरोधा, ग्रो, बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। भारत में क्या होता है, जैसे
बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं। फ्यूचर प्रोडिक्ट करते हैं कि जैसे अब जैसे मान लो आप एक व्यक्ति हो, आप समझो एक व्यक्ति हो, व्यक्ति की सीमित क्षमता है कैलकुलेशन करने की। तो मान लो कोई कंपनी है, तो आपने कंपनी की प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो देखी, आपने कंपनी का आईसीआर देखा, है ना, आपने कंपनी का डेप्ट देखा, ठीक है, आप आपने उस सेक्टर के बारे में देखा, आपने बहुत सारी चीजें देखी, और इस बेसिस पे आप अंदाजा लगाते हो यार किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ऐसे बहुत सारी कंपनी है, कितने में देखोगे, है ना, लगभग शेयर मार्केट में 200 300 400 500 कंपनियां रजिस्टर होंगी, कितनों को ऐसे देखोगे। इसके लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर बना दिया गया, जो क्या करेगा, अपने आप बता देगा कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये वाला काम कर रही है, इसमें इन्वेस्ट करो। तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो क्या करेगा, अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देगा। जैसे उसको लगा कि सुबह मार्केट खुलते ही आप सोए हुए हो, नींद में हो, और उसने देखा कि बहुत ज्यादा दाम कम हुआ है, वो अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देगा। आपने कुछ कुछ बटन दबाए थे, अपने आप ऑर्डर प्लेस कर देगा, अपने आप खरीद लेगा, बेच देगा जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग भारत में बहुत ज्यादा हो रही है। बताया गया यहाँ पर कि लगभग जो शेयर मार्केट में कुल बाजार होता है 50% अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के माध्यम से होता है। तो आप क्या करते हो, पहले से पैरामीटर सेट करते हो, मार्केट पैटर्न और कंडीशन के आधार पे चीजों को खरीदते बेचते हो। तो ये मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आप करते हो, इसीलिए देखोगे शेयर मार्केट रोज नई नई ऊंचाइयों पर भारत में पहुंचता है। तो इसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की कोशिश से भी कर रहा है। क्वेश्चन यही पूछेगा, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, बस यही है, अल्गो ट्रेडिंग से आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन देगा, बताना है। अगला है स्वेट एक्टिविटी, सॉरी स्वीट इक्विटी, है ना, स्वीट नहीं, स्वेट, पसीना, पसीना की इक्विटी, ऐसे समझ लें, पसीना वाली इक्विटी। अब पसीना इक्विटी से मतलब ही क्या होता है, भैया आप एक कंपनी है ना, जैसे मान लो यूपीएससी हिंदी है, ठीक है, अब यूपीएससी हिंदी हम लोग अपने खून पसीने से ही बनाए है ना, तो जो यूपीएससी हिंदी में हमको शेयर मिलेगा उसी को बोलेंगे स्वेट इक्विटी। मतलब ये कहते हैं ई शॉप्स होते हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, शेयर, है ना, एम्प्लॉय जो, है ना, ऑप्शन ऐसे समथिंग, इसका फुल फॉर्म जो भी होता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एम्प्लॉइज को दिए जाने वाले शेयर होते हैं, उसको बोलता है स्वेट इक्विटी, क्योंकि एम्प्लॉइज कंपनी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। बस इतना ही समझना है, स्वेट इक्विटी क्या है, एम्प्लॉइज को दिए जाने शेयर। अभी सेबी ने इसके लिए कुछ कुछ नाम वाम चेंज किया है, ठीक है, नाम वाम चेंज मतलब कुछ जो रेगुलेशन है वो चेंज किए, है ना। तो क्या लिखा है, शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, स्टार्टअप्स एंड प्रमोटर्स टिपिकली यूज इट टू फंड देयर कंपनीज। अब जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोग को पैसा चाहिए, या हम लोग चाहते हैं कि यार कोई बहुत बढ़िया जैसे ऐप बनवाना है, मान लो हम लोग को फॉर एग्जांपल यूपीएससी मान लो ऐप बनवाना है, अब लोग चाहते हैं यार कि कोई बढ़िया ऐप बनाने वाला हो हम लोग के पास, और अपने पास पैसा तो है नहीं, हाई शर्ट बेचा जाएगा तो 40 रुपए भी नहीं मिलेगा, 40 का 1 को रुपया नहीं मिलेगा, जो झापड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो ये समझिए, अब हम लोग कैसे उस व्यक्ति को अपनी कंपनी में रख सकते हैं। हम लोग कहेंगे भैया तुम मेहनत करोगे, खून पसीना एक करोगे, देखो इस कंपनी का फ्यूचर ऐसा है, तो तुम एक काम करो 2% शेयर ले लो कंपनी का, उसी को बोला जाएगा स्वेट इक्विटी। ठीक है, तो कंपनी बनाने के लिए मेहनत करते हैं, बस ऐसे समझ लिए। फिर अगला है T+1 सेटलमेंट साइकिल, बस ये डेफिनेशन ही काम की है, कहां चला गया भाई, ये सब डेफिनेशन ही काम किया और कुछ नहीं है, ठीक है, बस डेफिनेशन ही काम की है। फिर अगला है T+1 सेटलमेंट साइकिल। तो देखो क्या होता है, मान लो शेयर मार्केट है कोई भी, ठीक है, जल्दी जल्दी आप समझाते चलो आगे आगे, बस कॉन्सेप्ट समझना है। शेयर मार्केट है, यहां पे मान लो एक खरीदार है और एक विक्रेता है, खरीदार और विक्रेता, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो आपने शेयर खरीदा, मान लो आपने शेयर खरीदा 10 शेयर, किसी कंपनी के आपने 10 शेयर खरीदे, तो एक आपने नाम सुना होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, CDSL, इस बार क्वेश्चन आया भी था कि ये आरबीआई की द्वारा बनाई गई सब्सिडरी नहीं, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा ये बनाई गई सब्सिडरी है, ठीक है, उसको एक बार देखिएगा जो भी है। तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, ये क्या करती है, आपने जो शेयर खरीदा आपके बिहाफ पे विक्रेता से ले लेती है, ठीक है, विक्रेता से अपने पास लेके रख लेती है। अच्छा, आपने जो पैसा दिया आपसे पैसा लेके अपने पास रख लेती है, ठीक है, अपने पास रख लेती है, और 2 दिन के अंदर पहले पहले मतलब फिर क्या करती है, कुछ समय बाद, 2 दिन नहीं, कुछ समय बाद ये शेयर आपके अकाउंट में चला जाता है और पैसा विक्रेता के अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। जो कुछ समय बाद गया उसी को बोलते हैं सेटलमेंट हो गया। जैसे हमने अभी देखा था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, क्या कर रहा था, पैसा तुरंत के तुरंत चला जा रहा था, ठीक है। नेफ्ट में क्या था, आधे घंटे बाद सेटलमेंट हो रहा था। उसी तरह से शेयर मार्केट में पहले 2 दिन में सेटलमेंट होता था, आप कोई शेयर ले रहे हो तो 2 दिन बाद, बेसिकली इसका उद्देश्य क्या होता है ना,
शेयर मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे मान लो बहुत तीव्रता से रियल टाइम सेटलमेंट होने लगे तो क्या होता है, मान लो 10 ही लोग हैं मिलके, 10 लोग हैं, वो क्या करेंगे, बार बार खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, तो सर्कुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सर्कुलर ट्रेडिंग कर सकते हैं और शेयर की अनावश्यक वैल्यू बढ़वा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए कुछ समय होल्ड किया जाता है शेयर, आपके अकाउंट में सेटलमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा डरते हैं, कहते हैं यार 2 दिन में पता चला शेयर मार्केट डूब गया, अस्थिरता हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारा तो पैसा कहाँ चला जाएगा। इसको ध्यान रखते हुए सेबी ने कहा कि भैया अब 1 कर देते हैं, T+1 सेटलमेंट साइकिल कर देते हैं। मतलब आपने आज खरीदा, 1 दिन बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका फायदा क्या क्या होगा वही सब है ना। तो ऐसे ही पूछेगा रियली मतलब T+1 सेटलमेंट क्या होता है, तो आप बता दोगे ना, हैव टू बी क्लियर्ड विद इन 1 डे ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस। तो वही लिखा है, 1 दिन के अंदर आपका शेयर आपके अकाउंट में सेटल्ड हो जाएगा। अब अगली बार हम कुछ बॉन्ड देख लेते हैं, ठीक है, ये झट से देख लेते हैं। पहला है इंडिया फर्स्ट यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड, किसने जारी किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत महत्वपूर्ण है यूपी पीसीएस के लिए भी। भारत का पहला यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। पावर, ये क्या है, पावर सेक्टर की यानी ऊर्जा क्षेत्र की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और महत्वपूर्ण यह है कि ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जिनका प्रयोग या ऐसी है ना प्रतिभूतियां जिनका प्रयोग हम संधारणीय विकास के लिए करते हैं, मतलब ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, ग्रीन क्लीनिंग प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे चीज करते हैं जिससे क्या पर्यावरण को क्षति कम से कम। तो ये हो गया है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इस सब के लिए पहला किसने किया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यूरोप में। दूसरा है फ्लोटिंग रेट फंड्स। तो फ्लोटिंग रेट फंड्स क्या होते हैं कि भैया मान लो फ्लोटिंग रेट फंड्स ये होते हैं कि यार मान लो कोई पैसा का मान लो कोई फंड है, अब फंड क्या है, जो ब्याज व्याज लगा रहा है, तो जैसे कहा कि 4% ब्याज देता है, तो इसको बोलते हैं फिक्स रेट फंड, कि आप उससे पैसा लेते हो तो आपको 4% एक फिक्स रेट ब्याज लगाना पड़ता है। फ्लोटिंग रेट फंड क्या है कि मार्केट में जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से ब्याज दर चेंज भी हो सकती है। कि मान लो यूएस ट्रेजरी ने अपनी ब्याज दर घटा दी तो फ्लोटिंग रेट फंड की भी ब्याज दर घट जाती है ना, उसने बढ़ा दी तो इसकी ब्याज दर बढ़ जाती है। तो ये मार्केट कंडीशन पर है ना, चेंजिंग रेट के आधार पर फंड होते हैं, ठीक है, ये हो गया। सोशल इंपैक्ट बॉन्ड बता भी दिया, पिंपरी चिंचनवार भी बता दिया प्रॉपर है ना, पे फॉर सक्सेस कॉन्ट्रैक्ट ये सब समझा दिया था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, उसी तरह के बॉन्ड होते हैं जो अभी ऊपर देखा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से उसका रेट भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन घट रहा है तो इन्फ्लेशन घट जाएगा, मतलब रेट भी घट जाएगा। इन्फ्लेशन पर आधारित बॉन्ड होते हैं, उनको बोला जाता है ये, ठीक है। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग पेज नंबर 40 तक कर पाएंगे, मुझे लगता है 2 क्लास और चाहिए होगी हम लोग को। तो मान लो हम लोग अगली क्लास में अगर पेज नंबर 45 तक कर पाएंगे तो फिर हम लोग स्टार्ट कर, ठीक है। हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट रिलेशन स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसा क्या होता है ना, पढ़ाने में समय ज्यादा लग जाता है, पढ़ने में तो मैंने पढ़ के आप लोग को मतलब देखिए मैंने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर क्या क्वेश्चन बनेंगे सब मतलब किया हुआ है, लेकिन ठीक है ना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है।